बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th हमारी सब्जेक्ट है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। तो यहाँ पर सेशन 2022-23 के अकॉर्डिंग जो आपके क्वेश्चन पेपर रिलीज किए गए हैं, इट मींस जो क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्वेश्चन पेपर सीबीएसई के द्वारा ऑफिशियली यहाँ पे रिलीज किया गया है। आप चाहो तो इसे सीबीएसई की साइट से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हो इंग्लिश मीडियम में। इसमें आपको क्वेश्चन पेपर मार्किंग स्कीम दोनों ही मिल जाती है, लेकिन इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में हिंदी लैंग्वेज में बहुत अच्छी तरह से आपको यहाँ पे समझाने वाला हूं और इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए भी आंसर यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पेपर के पैटर्न की। तो देखो यहाँ पे टाइमिंग हमारी 3 घंटे की है और मैक्सिमम मार्क्स हमारे टोटल हैं 70। अच्छा, एक चीज, जब भी आप अपना बोर्ड का एग्जाम देने के लिए जाओगे तो आपके क्वेश्चन पेपर का जो फर्स्ट पेज होता है उसमें थोड़े कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। पहला, यहाँ पे कुछ सेट होता है, 4 सेट होता है 1 2 3 4 करके, और लेफ्ट साइड में यहाँ पे होती है एक सीरीज और यहाँ पे कोड नंबर। ये हर एक क्वेश्चन पेपर का अलग अलग होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका रोल नंबर होता है सीबीएसई का, वो आपको लिखना होता है। कुछ नोट होते हैं, ये आपको पढ़ना जरूरी है क्योंकि इससे आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन पेपर में आखिर है क्या। जैसे कि टोटल जो मुद्रित पेज है यानी कि प्रिंटेड पेजेस कितने हैं, टोटल हमारे क्वेश्चन कितने हैं, तो हमारे 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये टीचर की जिम्मेदारी है कि जब भी आपका एग्जाम शुरू होता है, मेनली जो है वो 10:30 बजे होते हैं, इवन कभी भी होते हैं, तो ठीक उससे 15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है, क्योंकि एक नियम है कि आपको 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर का एनालाइज उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। देन अब देखो यहाँ पे टोटल जो है जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ पे 4 खंडों में डिवाइड है, ए बी सी डी। खंड ए में हमारे 1 से लेकर 17 तक बहुविकल्पी यानी कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। खंड बी में हमारे शॉर्ट आंसर टाइप यानी कि एससी प्रकार के क्वेश्चन है, और इसमें ना 18 से 19 ये स्रोत आधारित है। उसके बाद खंड सी में 18 से जो 24 से 28 है ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, और खंड डी में 29 वर्ल्ड मैप है और 30 जो है वो इंडिया का मैप। तो ये आपका कुछ इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे निकल के सामने, आप इजीली यहाँ से रीड आउट भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की तरफ और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप यहाँ पे इजीली इंग्लिश मीडियम में चाहो तो यहाँ से रीड आउट कर सकते हो, वैसे मैं भी आपको समझाऊंगा यहाँ से हर एक क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो देखो सेक्शन ए है एमसीक्यू बेस्ड 17 मार्क्स का। पहला क्वेश्चन देखिए हमारे यहाँ पे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चैनल टनल के द्वारा कौन से 2 शहर जुड़े हुए हैं, अर्थात चैनल टनल इसके द्वारा कौन से 2 शहर जुड़े हुए हैं। तो ये 4 ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है इसमें से हमारा थर्ड, पेरिस के साथ जो लंदन है ये इस चैनल टनल के द्वारा जुड़े हुए हैं। अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे वो क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको ये समझा दिया, तो इजीली इस क्वेश्चन को यहाँ से रीड आउट कर लिया आपने जब मैं समझा रहा हूँ, और इजीली पॉइंट भी रीड आउट आपने कर लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, which 2 cities are connected by channel tunnel, that is London with the Paris. Okay, now question number second, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है। देखो एक तरफ है देश का नाम और एक तरफ है उस देश का तेल बंदरगाह, तो इनमें से कौन सा देश का नाम और कौन से तेल का बंदरगाह सही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो राइट ऑप्शन जो बैठता है हमारा वो है वेनेजुएला मारापेल। ठीक है, तो नेम ऑफ द कंट्री एंड ऑयल पोर्ट, दैट इज द राइट मैच, दैट इज वेनेजुएला एंड मारापेल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड है, निम्नलिखित में से किसे जनसंख्या और संसाधन के बीच एक बेहतर संतुलन बनाने के लिए एक सहज प्रयास के रूप में व्याख्यात किया जा सकता है। अर्थात अगर हमें जनसंख्या और संसाधन के बीच एक सही संतुलन बनाना है तो इसमें से कौन सा कारण सही जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो मेनली जो है वो ये होता है मिग्रेशन की वजह से, प्रवास की वजह से, क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर में जब मिग्रेशन हो जाता है, जब प्रवास हो जाता है, तब क्या होता है, बेसिकली उस जगह की जनसंख्या बढ़ जाती है, संसाधनों पर दबाव बढ़ने लगता है। तो हमें संसाधन जनसंख्या पर सही विकास पाना है तो हमें इस प्रवास पर लगाम लगानी होगी। ठीक है, ये चीज है। इंग्लिश में देखेंगे, which of the following may interpreted as a substantial effort to achieve a better balance between population and resources, that is migration. Now क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के दूसरे चरण से संबंधित, यानी कि जो ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत, इसमें से जो इसकी सेकंड स्टेज होती है, कौन सी विशेषता उस स्टेज की यहाँ पे हमें दर्शाई गई है। जिसमें हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड स्टेज में क्या होता है कि मृत्यु दर जो है वो कम होने लगती है और प्रजनन क्षमता अधिक
बढ़ने लगती है। डिक्लाइन द मोर्टेलिटी बट फर्टिलिटी रिमेन्स हाई। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, न्यू मैंगलोर बंदरगाह से प्रमुख निर्यात क्या है? अर्थात न्यू मैंगलोर जो बंदरगाह है, यहाँ से बेसिकली क्या निर्यात किया जाता है? तो यहाँ से निर्यात किया जाता है लौ अयस्क। व्हाट इज द मेजर एक्सपोर्ट फ्रॉम न्यू मैंगलोर पोर्ट्स? दैट इज आयरन ओर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करें। निम्नलिखित में से कौन सा कांडला बंदरगाह की एक विशेषता है? कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में स्थित है। अभी ये ना मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन है आपका, गुजरात का जो एक बंदरगाह है वो कहाँ पे है, ठीक है, कांडला। तो बेसिकली कांडला बंदरगाह की विशेषता ये है कि यह कच्छ की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित है। अर्थात जो हमारी कच्छ की खाड़ी है गुजरात की, वहां पर ये स्थित है और वहां से व्यापार बहुत अच्छा होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ कांडला? दैट इज इट इज सिचुएटेड एट द हेड ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ। नाउ अब देखो हमें पहचानना है एक गलत मैच, यानी कि जो इनकरेक्ट यहाँ पे मैच है वो हमें समझाना कि कौन सा है। यहाँ पे देखते हैं तेलंगाना राज्य का नाम और कोयला खनन केंद्र है इसका सिंगरेनी, ठीक है। ओडिशा में तालचेर भी ठीक है, देन पश्चिम बंगाल में रानीगंज भी ठीक है। अब यहाँ पे जो मैच नहीं है वो है सेकंड वाला, महाराष्ट्र का कोरवा, ये यहाँ पे मिस मैच है, ठीक है, ये रॉन्ग है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा गलत सम्मिलित? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। इंग्लिश में देखेंगे, नेम ऑफ द स्टेट तेलंगाना का ठीक है और ओडिशा का ठीक है, वेस्ट बंगाल ठीक है, बस महाराष्ट्र इज दी रॉन्ग। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करें। भारत के दिए गए प्राकृतिक गैस भंडार के लिए पश्चिम से पूरब, यानी कि एक तरीके से गुजरात राजस्थान से ठीक अरुणाचल प्रदेश जो 7 सिस्टर्स है इधर की तरफ एक सही क्रम की पहचान कीजिए किस संबंध में? प्राकृतिक गैस भंडार के लिए। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो राज्य है उनका हमें बेसिकली यहाँ पे जो गैस भंडार है उनको समझाना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो सबसे पहले आता है वेस्ट में जैसलमेर, फिर आता है अंकलेश्वर, कृष्णा गोदावरी बेसिन एंड देन त्रिपुरा। तो इस तरीके से ये जो गुजरात राजस्थान के एरिया से निकल के 7 सिस्टर और अरुणाचल प्रदेश तक जो पहुंचते हैं, इस तरीके से हमें बताना है गैस भंडार के जो सही क्रम है। तो जैसलमेर, अंकलेश्वर, कृष्णा गोदावरी बेसिन एंड दी त्रिपुरा। इसी तरीके से इंग्लिश में देख सकते हो, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लोकेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट फॉर गिवन नेचुरल गैस रिजर्व ऑफ इंडिया। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का औद्योगिक शहर है? अर्थात ये पे जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं इनमें से ऐसे कौन से शहर हैं जो कि भारत के औद्योगिक शहरों में से एक हैं? तो औद्योगिक शहर दैट इज हुगली, सेलम एंड भिलाई। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडस्ट्रियल टाउन्स ऑफ इंडिया? दैट इज हुगली, सेलम एंड भिलाई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अब यहाँ पे है बेसिकली भारत में शहरी बस्तियों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? अर्थात भारत में जो भी अर्बन सेटलमेंट है इसकी क्या क्या यहाँ पे विशेषताएं हमारे सामने हैं। कोई एक विशेषता इसमें दी गई है, वो कौन सी हमें ये समझना है। तो एक विशेषता में हम देखेंगे तो बेसिकली जो यहाँ पे शहरी बस्तियां होती हैं इनका जीवन बहुत ही एक जटिल तरीके से बंधा हुआ होता है। ये अपना जो माल है उसको तैयार करके निर्माण करके बेचते हैं और आर्थिक विकास जो है वो यहाँ पे अच्छे तरीके से होता है। दैट इज कॉम्प्लेक्स वे ऑफ लाइफ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स, नोट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑप्शन नंबर 1 ए इज द राइट। आई होप आप समझ गए होंगे इस तरीके से। देखो मैं आपको स्लो तरीके से इसलिए समझा रहा हूं ताकि हर एक चीज को ना आप थोड़ा टाइम देके आप खुद भी पढ़ सको और इजीली मैं भी आपको समझा सकूं, क्योंकि जल्दी जल्दी समझा दूंगा तो आपको शायद थोड़ा यहाँ पे कम समझ में, इसलिए थोड़ा क्रम वाइज से धीरे धीरे हम समझेंगे। निम्नलिखित को एक सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे देखो बेसिकली भूतापीय उत्पन्न करने का क्रम, भूतापीय दैट इज सीक्वेंस ऑफ जनरेटिंग जियोथर्मल, ये इसका एक क्रम क्या होता है? इस क्रम के बारे में अगर हम देखते हैं तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा पहले आता है, दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, तीसरे और चौथे नंबर पे कौन सा। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो सबसे पहले देखो भूतापीय जो उत्पन्न करने वाले क्रम है इसमें सबसे पहले आता है भूतापीय ऊर्जा मौजूद है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी उत्तरोत्तर गर्म होती जाती है।
दूसरा, ऐसे क्षेत्रों में ये मौजूद है जहां भूतापीय प्रवणता अधिक होती है, चट्टानों से ऊष्मा अवशोषित और गर्म हो जाती है। फिर यह इतना गर्म होता है कि जब पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह भाप में बदल जाता है। देन इस भाप का उपयोग टरबाइनों को चलाने और बिजली उत्पन्न करने के लिए होता है। अर्थात भूतापीय ऊर्जा से किस तरह से बिजली उत्पन्न की जाती है, उस क्रम में ये जो क्रम है वो हमें लगा। तो हमने कैसे देखा, पहले नंबर पे आएगा हमारा ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे, ठीक है। सेकंड पे आएगा ऑप्शन सेकंड, एक सेकंड, हाँ, और थर्ड पे आएगा पहला, एंड देन फोर्थ पे आएगा हमारा ये वाला। तो इस संबंध में हम देखेंगे ऑप्शन नंबर पहला जो है हमारा भूतापीय उत्पन्न करने के क्रम में पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट, ठीक है। आयुब आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे इजीली तरीके से। नाउ अब इस तरीके से इंग्लिश में समझेंगे। फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ जनरेटिंग जियोथर्मल। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मतलब कि पहला ये आएगा हमारा, दूसरे पे ये आएगा, तीसरे पे ये आएगा, एंड देन फोर्थ पे हमारा ये आएगा, ठीक है। तो पहले पे आएगा हमारा फोर्थ, सेकंड पे आएगा सेकंड, थर्ड पे आएगा ये वाला, एंड देन फोर्थ पे आएगा ये वाला। इस तरीके से आप समझ सकते। नाउ अब है हमारे सामने कुछ कथन और हमें बताना है सही गलत कैसे। तो देखो पहला कथन क्या कहता है, हालांकि विश्व व्यापार संगठन की आलोचना और विरोध उन लोगों ने किया है जो कि मुक्त व्यापार और आर्थिक वैश्वीकरण के प्रभावों से चिंतित। दूसरा, मुक्त व्यापार आम लोगों के जीवन को अधिक समृद्ध नहीं बनाता है। बेसिक यहाँ पे सही है, अर्थात यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन की आलोचना भी की जाती है और ये जो है वो सभी लोगों को समृद्ध नहीं बनाता है। तो हम क्या देखते हैं, दोनों कथन सही हैं और एक दूसरे के संबंध में यहाँ पे व्याख्या भी करते हैं। तो दोनों कथन सत्य हैं और कथन दो जो है हमारा ये वाला जो पॉइंट है ये इस पॉइंट नंबर 1 की सही ढंग से व्याख्या भी करता है, ठीक है। तो इस संबंध में ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। अब इंग्लिश में देखेंगे, द WTO however has been criticized and opposed by those who are worried about the effects of free trade and economic globalization. And then free trade does not make ordinary people's life more prosperous. अब यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है, दोनों करेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड करेक्टली जो है प्रेजेंट करती है रीजन और स्टेटमेंट 1 को। नाउ अब यहाँ पे अभिकथन कारण वाले भी क्वेश्चन इस बार आपके आ रहे हैं, देखते हैं। अभिकथन कहता है बस्तियां विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, कारण विभिन्न भौतिक कारक बस्तियों के विकास को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे बेसिकली दोनों ही ठीक है, बस्तियां कई प्रकार की होती हैं और इसके विकास को विभिन्न भौतिक कारक जो है वो प्रभावित की करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 ठीक होगा, दोनों सही है और दोनों मतलब व्याख्या भी करता है। कथन दूसरा जो है मतलब कारण कथन की व्याख्या भी करता है। अब देखो इंग्लिश में settlements can be various types, various physical factors affect the growth of settlement, that is option number B is the right. Now question number 14, अभिकथन कहता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र इतिहास में प्रारंभिक काल से ही बसे हुए हैं, बिल्कुल ठीक। कारण मैदानी क्षेत्र फसलों के उत्पादन और सड़कों और उद्योगों के निर्माण के लिए अनुकूल हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली देखते हैं ऑप्शन 4 में हमारा कौन सा सही होगा, हाँ ठीक है 4 हमारा राइट होगा। अभिकथन ये दोनों तो ठीक है लेकिन ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, यानी कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करते, ठीक है। नाउ एसेसन एंड रीजन, तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट बैठता है। अब प्रश्न संख्या 15 से 17 जो है वो इस केस पर आधारित पूछे गए हैं, ठीक है। अब ये केस क्या है इससे तो आप इजीली वीडियो को पॉज करके ही पढ़िए। मैं आपको यहाँ पे जो आपका ऑफिशियल सैंपल पेपर है इसमें भी इंग्लिश में दिखा देता हूँ और अभी मैं आपको इसमें भी इंग्लिश में दिखा दूंगा। देखो ये है यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है 15 से 17 के लिए ये क्वेश्चन। अब इसी को इंग्लिश में इजीली आपने वहां से पढ़ सकते हैं, अभी मैं आपको इंग्लिश में दिखा भी दूंगा। तो हिंदी मीडियम में यहाँ से देखिए। अब इसके क्वेश्चन आंसर को यहाँ पे समझते हैं किस तरीके से हैं। देखो 15 क्वेश्चन है, जल संरक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि रालेगढ़ सिद्धि में समृद्धि लेकर आई। बेसिकली जब आप इस स्रोत को पढ़ोगे, इसलिए मैं कह रहा था ध्यान से पढ़ लो एक बार फिर वीडियो को आगे बढ़ाना। तो यहाँ पे जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है वाटरशेड विकास। तो जल संरक्षण विधि रालेगढ़ में समृद्धि लेकर आई कौन सी, वाटरशेड विकास। देन 16 है,
गांव में लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय किए गए थे? कौन से उपाय किए गए थे? स्थानीय निकाय का चुनाव। देन निम्नलिखित में से किसने रालेगढ़ सिद्धि को सरकार की वित्तीय सहायता से स्वतंत्र किया? तो इसमें कौन सा आता है? यहाँ पे देखेंगे हम स्वैच्छिक श्रम, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये हमारा यहाँ पे राइट है। ठीक है, आई होप आप सारी चीजें समझ गए होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 एंड 17, 15 से 17 ये जो इस स्रोत पर आधारित थे ये हमने देख लिए। अब इन्हीं स्रोत पर आधारित जो क्वेश्चन है आप इजीली इंग्लिश में यहाँ पे देख सकते हैं। इस स्रोत को आप पढ़ लेना सीबीएसई के साइट से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके, और चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो। अब हम इसके क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन इन रिलीजन सिद्धि? तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन नंबर जो है 15वें का हमारा, एक सेकेंड मैं भूल गया अभी मैंने कौन सा आंसर बताया था। हाँ, बी हमारा इसका राइट है, वाटर शेड डेवलपमेंट। एंड जो सेकंड क्वेश्चन है इस सेकंड का राइट आंसर भी हमारा जो है बी ही है। ठीक है, देन 17 देखते हैं, तो 17 का भी यहाँ पे बी आ जाता है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी जो भी मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन पेपर का हमारा एक भाग एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन का यहाँ पे हमने कर दिया है कंप्लीट। अराउंड हमारे 15 मिनट हो चुके हैं, और इस 15 मिनट में हमने पार्ट 1 यानी कि जो एमसीक्यू बेस्ड सभी क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे कर लिया है कंप्लीट। आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी। अगर आपका कोई भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट हो तो ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है, आप इजीली इसको फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। और इंपॉर्टेंट लिंक्स पीडीएफ वगैरह के लिए आप हमारा 12th क्लास का टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। और एक चीज यहाँ पे ना आई बटन में कुछ लिंक्स आते रहते हैं टाइम पे 2-4 मिनट में, तो उनको जरूर चेक करना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सेक्शन ए तो हमने खत्म कर लिया है जिसमें एमसीक्यू बेस्ड सभी क्वेश्चन हो गए। अब हम चलते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, सेक्शन नंबर बी। बेसिकली इसमें एस्से टाइप क्वेश्चन है, लिखने वाले भी क्वेश्चन है। तो ये सेक्शन है हमारा टोटल 18 मार्क्स का, यानी कि 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन में आपको चॉइस भी देखने को मिलेगी। देखते हैं 2 में है या 1 में, अभी हम कंफर्म कर लेंगे। तो गद्यांश देखिए हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब इस गद्यांश को भी अगर हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा इसको पढ़ने में हमें। ठीक है, तो वैसे तो मैं सीधा आपको इसके आंसर बता देता हूं, आप चाहो तो इसे इजीली यहाँ से पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, मैं सीधा आपको इसके आंसर को यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो एक बार हम पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि जब तक हम ये बेसिकली आपके चैप्टर से लिया गया, तो इसे हम पढ़ेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखो, भरमौर आदिवासी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर और होली तहसील शामिल है। यह 21 नवंबर 1975 के बाद एक अनुसूचित आदिवासी क्षेत्र रहा है। भरमौर में एक आदिवासी समुदाय गद्दी का निवास है। ठीक है, जिन्होंने हिमालय क्षेत्र में अलग पहचान बनाए रखी है। क्यों? क्योंकि वे पारगमन का अभ्यास करते हैं और गदियली बोली के माध्यम से बातचीत करते हैं। भरमौर आदिवासी के क्षेत्र में कठोर जलवायु परिस्थितियां, कम संसाधन, उदार और नाजुक वातावरण है। इन कारकों ने क्षेत्र और समाज की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। तो अब इस संबंध में पहला क्वेश्चन देखो, कैसे गद्दी आदिवासी समुदाय ने हिमालय क्षेत्र से अलग पहचान बनाए रखी है? तो अभी हमने इसका आंसर देख ही लिया है जो इसी पैराग्राफ में छपा हुआ है। क्या है? वे पारगमन का अभ्यास करते हैं, गदियली के माध्यम से बातचीत करते हैं, और ये सारी चीजें। सेकंड क्वेश्चन क्या है? पिछड़े रहने के लिए क्षेत्र के समाज और अर्थव्यवस्था को किन तरीके से प्रभावित किया है? तो किन तरीके से प्रभावित किया है ये भी इसी में देख लिया हमने। भरमौर आदिवासी क्षेत्र में कठोर जलवायु परिस्थितियां, कम संसाधन, आधार और नाजुक वातावरण, इन कारकों ने इस क्षेत्र के समाज और अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के तहत किन क्षेत्रों को सर्वोच्चित जो बेसिकली क्या था यहाँ पे, हाँ, सर्वोच्चित प्राथमिकता दी गई थी। तो कौन से ऐसे क्षेत्र थे जिन्हें प्राथमिकता दी गई थी? तो अभी हम देखते हैं। यहाँ पे मैं एक बार क्वेश्चन के आंसर को थोड़ा ढूंढ लूं। तो इसका आंसर देखो, बेसिकली यहाँ से आप देखोगे कि पंचवर्षीय योजना के तहत जब आदिवासी उपयोजना जो थी वो 1974 में जब शुरू होती है, तो इस योजना ने परिवहन, संचार, कृषि संबंधी गतिविधियां और सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं के विकास को प्राथमिकता दी थी। तो ये हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो एक एक मार्क्स के 3 क्वेश्चन थे, और इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपके इसी स्रोत में छिपा हुआ है। तो ये 3 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए इजीली तरीके से। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे इजीली आप यहाँ से समझ सकते हो। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ जो आपका ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है
ताकि कोई डाउट ना रहे आपके दिमाग में कि ऑफिशियल है भी या नहीं। यहाँ से देख सकते हो ये है आपका, और इस संबंध में ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए, 2 ये है और 1 ये है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा 18 का, आप इसे स्रोत को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब इस संबंध में जो आपके क्वेश्चन है, तीनों के तीनों क्वेश्चन इजीली आप यहाँ पे देख सकते हो। हाउ डिड गद्दी ट्राइबल कम्युनिटी में maintained a distinct identity in the Himalayan region? Which factors have influenced the society and economy of the region to remain backward under the integrated tribal development project? Which areas were given the highest priority? तो ये चीजें आप इजीली यहाँ से समझ सकते हो। ठीक है, आशा करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे जो आपका ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर देख लो, ये है आपका इंग्लिश मीडियम में। अब हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे हम हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, दोनों में समझेंगे। तो बेसिकली देखो, बेसिकली ये है एक रेलवे लाइन के संबंध में है। दिए गए मानचित्र को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। एक एक मार्क्स से 3 क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर देते हैं। रेलवे नाम का बताएं, रेलवे लाइन जो है उसका नाम बताइए और उस देश का नाम बताएं जहां पर ये स्थित है। तो ये मैप में जो आप रेलवे लाइन देख रहे हो, ठीक है, ये जो आप यहां से लेके ये जो आप रेलवे लाइन देख रहे हो, इस रेलवे लाइन का नाम क्या है और ये कहां पर स्थित है? तो बेसिकली रेलवे लाइन का नाम है ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन और यह एशियाई देश रूस में स्थित है। रेलवे लाइन का क्या नाम है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन, और यह एशियाई जो रूस है इसमें स्थित है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? ए और बी के रूप में चिन्हित जो स्टेशन है इनके नाम बताओ। तो यहाँ पे देख सकते हो ए जो पार्ट है वो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है और जो हमारा बी पार्ट है वो हमारा यहाँ पे दिया। तो इन ए और बी का नाम क्या है? तो यहाँ पे हम ए और बी का नाम देखते हैं। तो ए जो है वो है हमारा मॉस्को और बी है हमारा चिता। तो यहाँ पे देखते हैं आंसर में कहाँ है, ये ए है मॉस्को और बी है चिता। अब देखो एक क्वेश्चन इससे अलग हटके है कि ऐसे 2 कारण बताओ जिसकी वजह से ये एशिया का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। तो सबसे पहला देखो यहाँ पे इसने अपने एशियाई क्षेत्र को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों को खोलने में बहुत ज्यादा मदद की है, जिसकी वजह से व्यापार बहुत आसान तरीके से किया जा सकता है। दूसरा हो गया। तीसरा देख लो, चिता एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र है और इरकुत्स्क है, हाँ, इस पर एक केंद्र है जो उन्हें दक्षिण में भारतीय उड़ीसा से जोड़े रहता है। यानी कि इसका भारत के संदर्भ में और विश्व के संदर्भ में बहुत ज्यादा महत्व है। आपको समझ में आ गया? ये तीनों क्वेश्चन 19, 1, 2 एंड 3। आई होप ये चीज आप यहाँ पे आसानी से समझ गए होंगे इस मैप पे बेस्ड। अब चलते हैं इंग्लिश मीडियम में। अब देखो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए सेम क्वेश्चन थे, तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जो आंसर अभी मैंने बताए हैं सेम वही आंसर आपके इन तीनों क्वेश्चन के लिए हो जाएंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो जाएगा यहाँ पे, और जो सेकंड है, सेकंड में ये हो जाएगा जो ये दोनों हैं, और थर्ड का हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब इंग्लिश में देखते हैं। तो इंग्लिश में है ने, आप इसे पढ़ लो, वैसे भी इंग्लिश में आपने देख ही लिया होगा अभी जो मैंने आपको दिखाया था। अब इसे पढ़ो। नेम द रेलवे लाइन एंड नेम द कंट्री वेयर इट इज लोकेटेड। या लाइन, रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन, इट लाइज इन एशियाटिक रूस। जो स्टेशन ए है वो मॉस्को है, स्टेशन बी चीता, एंड टू रीजन दैट इज द 1 एंड 2। तो इस तरीके से स्रोत और मैप कंप्लीट हो गया। नाउ अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर की बात है। तो अब एक बहुत बड़ा और एक अहम पार्ट हमारा यहाँ से शुरुआत होता है। क्वेश्चन नंबर 20, जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक और आर्थिक कारकों को उदाहरण सहित समझाइए। और फिर इसमें अथवा में भी है। तो जो हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा है जनसंख्या घनत्व और प्रभावित करने वाले कारक, इसको पहले समझ लेते हैं फिर दूसरे को समझेंगे। बेसिकली देखो जनसंख्या घनत्व क्या है, अर्थात किसी एक क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं उनको मापना सिंपल है। तो यह मानव और भूमि संबंधों का एक माप है। इसे प्रति इकाई क्षेत्र में, एक इकाई क्षेत्र में कितने व्यक्ति हैं उनकी संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह भूमि के संबंध में जनसंख्या के स्थानिक वितरण के बेहतर समझ से प्राप्त करने में मदद करता है। इट मीन्स जनसंख्या घनत्व का मतलब यह है कि इस एक पर्टिकुलर एरिया के बीच में, ठीक है, एक इकाई के बीच में, मान लेते ये इकाई है ए, इस ए पर्टिकुलर इकाई के क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं वो उस शहर के हिसाब से उसका उस एरिया का जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। और पूरे शहर में इकाइयों को देखें तो जो पूरा निकल के आता है वो उस शहर का जनसंख्या घनत्व हो जाता है। तो प्रति एक इकाई क्षेत्र में
कितने इंसान रहते हैं, कितने व्यक्ति रहते हैं, और व्यक्तियों का भूमि कितनी भूमि उनके पास है, इस संबंध में यह जनसंख्या घनत्व कहलाता है। अब इसमें दो कारक पूछे गए, एक है भौतिक कारक और एक है आर्थिक कारक। तो भौतिक कारक का मतलब है बेसिकली लोग जो है वो ऐसे स्थानों पे रहना प्रेफर करते हैं। इवन आप भी ऐसी जगह रहना चाहोगे जहां पे आपके जीवन जीने के लिए अच्छी जलवायु हो, अनुकूल जलवायु हो, ना तो ज्यादा ठंडे हो ना तो ज्यादा गर्म हो। ठीक है, अब वो आपको बोले कि अंटार्कटिका में रहने के लिए चला जाओ, तो वहां पे तो आप जाते ही आप बर्फ बन जाओगे। और आपको कोई बोले कि आप जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में चले जाओ, तो वहां पे तो इतनी ज्यादा गर्मी है कि आप जाते ही ना मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा हीट पैदा होती है वहां पे। तो आपको ना एक अनुकूल जलवायु चाहिए जीवन जीने के लिए, ऐसी भूमि हो, कृषि योग्य हो, उपजाऊ हो, ताकि वहां पे आसानी से कृषि की जा सके। और पानी, जीवन जीने का एक सबसे महत्वपूर्ण साधन पानी हो, तो ऐसे क्षेत्र पे आप रहना पसंद करोगे। इसीलिए किसी भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जहां पर ये होंगे वहां पे जनसंख्या अधिक होगी। फॉर एग्जाम्पल, उत्तर भारत के जो मैदान है, डेल्टा तटीय मैदान, यहाँ पे क्षेत्रों की तुलना में जनसंख्या का अनुपात अधिक है। ठीक है, अर्थात उत्तर भारत के मैदान, डेल्टा और तटीय देशों के अन्य क्षेत्रों की तुलना में यहाँ पे जनसंख्या अधिक है भारत में। आर्थिक कारक देखिए, तो आर्थिक कारक यानी कि बेसिकली आय से संबंधित होगा। तो लोग उस जगह पर ज्यादा रहना प्रेफर करते हैं जहां पे उन्हें आसानी से सभी सुविधाएं मिल सकें, और सुविधाओं में सबसे अहम होता है रोजगार। अगर उन्हें रोजगार मिल जाता है, मजदूरी डेली बेसिस पे उन्हें काम मिल जाता है, तो वो आसानी से वहां पे रह जाएंगे। और ऐसा होगा कहां पे, तो औद्योगिकरण, शहरीकरण और परिवहन नेटवर्क है इसके विकास की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, पुणे आदि ऐसे बहुत से औद्योगिक, शहरीकरण, परिवहन नेटवर्क से संबंधित क्षेत्र हैं जहां पे जनसंख्या अधिक रहना प्रेफर करती है, क्योंकि आसानी से सभी सुविधाएं भी मिल जाती हैं, और जो रोजगार है वो तो इवन मिल ही जाता है, जिससे उनका आय का स्रोत भी बना रहता है। तो जनसंख्या घनत्व तो क्या होती है? जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले भौतिक और आर्थिक कारक है। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आंसर समझ में आया होगा। नाउ अब इसमें जो हमारा अथवा में क्वेश्चन था, एक साफ और नामांकित आरेख की सहायता से जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के 3 चरणों की व्याख्या की। यानी कि एक आपको आरेख बनाना है और जो 3 इसके सिद्धांत है उसे हमें समझाना है। ठीक है, तो आरेख जो है वो आप कुछ इस तरीके से बनाओगे। ये हमने बना दिया एक आरेख। आप इसको चाहो तो थोड़ा कम करके भी बना सकते हो, यानी कि जरूरी नहीं है आप सारी चीजें लिखोगे। आपने क्या किया, ये लाइन बना दी और इस तरीके की पत्ती बना दी, और बस ये 3 नाम लिख दिए, अवस्था 1, अवस्था 2, इस तरीके से बस। बाकी आपको ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बना सकते हो तो बहुत बढ़िया है। इसमें देखो 3 अवस्थाओं में सबसे पहली है प्रथम अवस्था। तो इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में, प्रथम अवस्था में उच्च प्रजनन क्षमता होती है और मृत्यु दर उच्च होती है। अर्थात इसमें प्रजनन क्षमता भी उच्च होती है, मृत्यु दर भी उच्च होती है। क्यों? क्योंकि लोग महामारी और जो परिवर्तनशीलता है, खाद्य आपूर्ति है, इनके कारण बहुत ज्यादा मौतें होती हैं जिनके लिए भरपाई की जाती है। अब देखो, जब मृत्यु दर और जन्म दर अधिक है तो सिंपल सी बात है जनसंख्या की वृद्धि काफी धीमी होगी। और अधिकतर लोग जो थे वो कृषि में कार्य किया करते थे, अर्थात एक पूरा परिवार ही कई बार कृषि में कार्य किया करता था। ठीक है, लगभग 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश इसमें विलीन थे। अर्थात जब हमारा वर्ल्ड वॉर चल रहा था उससे पहले भी, और वर्ल्ड वॉर 2 एंड 2 के दौरान भी ये प्रथम अवस्था कायम रही। ठीक, द्वितीय अवस्था में क्या होता है? द्वितीय अवस्था में शुरुआत में तो ये होता है कि प्रजनन क्षमता अधिक होती है, लेकिन प्रजनन क्षमता में समय के साथ गिरावट आती है, यानी कि लोग जो है वो कम प्रजनन पर ध्यान देने लगते हैं। इसमें स्वच्छता और स्वास्थ्य की स्थिति जो है वो सुधरने लगती है, उसका विकास होने लगता है, तो इस वजह से मृत्यु दर काफी कम हो जाती है। अतः इस अंतर के कारण जनसंख्या में शुद्ध वृद्धि अधिक है। अर्थात इसमें क्या होता है, जनसंख्या की वृद्धि कई हद तक हमें थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन फिर आता है इसका एक अंतिम चरण। तो इस अंतिम चरण में क्या होता है, प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर, यानी कि जो प्रजनन क्षमता है, जनसंख्या बढ़ाना, और जो मृत्यु दर है, ये पूरी तरीके से कम हो जाती है। या तो ये हम कह सकते हैं, या तो जनसंख्या रुक जाती है या फिर बहुत ही स्लो तरीके से बढ़ती है। जनसंख्या ऐसा होता क्यों है इसमें? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जनसंख्या अधिकतर लोग शहरों में रहने लगते हैं, वो शिक्षित हो जाते हैं और वो अधिक तकनीकी जानकारी रखने लगते हैं, इसलिए वो
जनसंख्या को कम करने के लिए कई नए परिवार नियोजन का सहारा लेते हैं, अन्य जो प्रजनन से संबंधित क्रियाएं हैं उनको अपनाते हैं। और दहेज जानबूझकर परिवार के आकार को नियंत्रित करती है, अर्थात कई बार जो अभी मैंने आपको बताया है नियोजन संबंधी, इससे यह पता चलता है कि मनुष्य अत्यंत लचीला है और अपनी प्रजनन क्षमता को समायोजित करने में सक्षम है। अर्थात ये तीनों ही अवस्थाएं हमें क्या बताती हैं कि प्रथम अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर उचित होती है और लगभग 200 साल पहले तक इसी में लोग विलीन थे सभी देश। द्वितीय अवस्था में शुरुआत में तो प्रजनन क्षमता अधिक होती है लेकिन धीरे धीरे कम होती है और मृत्यु दर भी एक तरीके से कम होने लगती है, लेकिन अंतिम चरण में प्रजनन मृत्यु दर दोनों ही स्थिर हो जाती है। क्यों? जनसंख्या साक्षर होती है, शहरीकृत होने लगती है और इवन लोग जो है वो जनसंख्या नियंत्रण के बारे में जागरूक होते हैं। तो पहला क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या घनत्व क्या है? इसको प्रभावित करने वाली भौतिक और आर्थिक। सेकंड, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के 3 चरणों की व्याख्या कीजिए। तो इन 3 चरणों में सबसे पहली प्रथम अवस्था क्या है, फिर दूसरी अवस्था क्या है, देन यहाँ पे अंतिम अवस्था क्या है। नाउ इंग्लिश में देखेंगे, व्हाट इज मीन बाय डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल ऑफ फिजिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स व्हिच अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ या डिस्ट्रीब्यूशन। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पहले तो ये होती क्या है, देन इसको प्रभावित करने वाला जो फिजिकल फैक्टर है ये क्या है, और जो आपका इकोनॉमिकल फैक्टर है ये क्या है, आप इजीली यहां से समझ सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिया इस क्वेश्चन का आंसर और आप इजीली से वीडियो को पॉज करके चाहो तो पढ़ सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ नीट एंड लीड डायग्राम एक्सप्लेन द 3 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ये ट्रांजिशन थ्योरी के संबंध में 3 इसके स्टेजेस हैं उसे समझाओ। तो इस तरीके से आप इसको बनाओगे, ये डायग्राम है। अब इस स्टेज में स्टेज 1, इसमें फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी दोनों हाई होती है। 200 साल तक लोग इसी में, 200 साल तक कई देश इसी में विलीन थे। सेकेंड स्टेज में फर्टिलिटी हाई होती है बट धीरे धीरे करके कम होने लगते हैं और मृत्यु दर भी कम हो जाती है। फाइनल स्टेज में फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी जो है वो बिल्कुल कम हो जाती है। बिकॉज ऑफ दैट द पॉपुलेशन बिकम्स अर्बनाइज्ड, बिकम्स literate, possess high technical knowledge and constantly control the size of the family or many of the reasons over there. Okay, now तो दोनों क्वेश्चन 20 के कंप्लीट। आगे चलें 21, बहुत सिंपल सा छोटा क्वेश्चन, कुटीर निर्माण या घरेलू उद्योग की विशेषताओं पर परीक्षण कीजिए। बेसिकली देखो, कुटीर निर्माण यानी कि जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, बेसिकली उद्योग निर्माण की ये सबसे छोटी इकाई होती है। अर्थात जितने भी उद्योग होते हैं निर्माण करने में, उस निर्माण में सबसे छोटी इकाई होती है उद्योग। इसे एक घर में ही एक साथ परिवार के 2-4 सदस्य मिलकर भी कर सकते हैं। कारीगरों के द्वारा स्थानीय कच्चे माल और साधारण औजारों का उपयोग, अर्थात स्थानीय तौर पर जो कच्चा माल प्राप्त होता है, जैसे कि कपास से प्राप्त हो गया, अन्य जो गन्ना उत्पादक है, चीनी बनाना बतास वगैरह, इस तरीके से, एवं जो नॉर्मल औजार होते हैं उनका उपयोग होता है। इसमें परिवार के सदस्यों की मदद से कारीगरों के घरों में रोजमर्रा के उपयोग के लिए सामान का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि नॉर्मल बेस पे सूत काटना, ठीक है, और लकड़ी के एक तरीके से टोकरी टाइप में बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, ये ऐसे कुछ छोटे छोटे उद्योग होते हैं। तैयार उत्पाद, जो भी ये माल तैयार करते हैं छोटे उद्योग में, उस माल को ये क्या करते हैं, वहां पे जो नॉर्मल डेली बेसिस पे बाजार लगते हैं, स्थानीय बाजार लगता है, वहां पे जाके इजीली बेच देते हैं। यानी कि घर से बनाया कुछ लोगों ने मिलके और जो उन्हें आराम से प्राप्त हो जाता है उसी को जाके बना के बाजार में बेच दिया। और कई बार तो इस क्षेत्र में जो भी उत्पाद होता है, जैसे कि कोई खाद्य सामग्री है, कंटेनर, कपड़े, उपकरण, फर्नीचर, मूर्तियां, आभूषण, मिट्टी, ये सभी इस चीज में सम्मिलित होते हैं। और कई बार जो खाद्य पदार्थ के संबंध में जो भी निर्माण है वो ये स्वयं भी कई बार यूज कर लेते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो कुटीर उद्योग है, सिंपल सी बात है, छोटे पैमाने पे होंगे, छोटी इकाई है, परिवार के सभी सदस्य मिलकर आसानी से काम कर लेते हैं। जो भी माल तैयार होता है वो आसानी से स्थानीय बाजार में बेच देते हैं, जिसमें खाद्य सामग्री, कंटेनर, कपड़े, उपकरण, फर्नीचर, मूर्तियां, आभूषण, मिट्टी के बर्तन इत्यादि शामिल है। ठीक है, तो यह है कुटीर निर्माण और घरेलू उद्योग की विशेषता। इसी को आप इजीली इंग्लिश में देख सकते हैं। Examine the features of cottage manufacture of household industry
ये आप सभी पॉइंट्स इजीली यहां से रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं मैन्युफैक्चरिंग और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज के। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 22। बेसिकली ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन इसमें आपके पूछे गए। एक तो मनुष्यों का प्राकृतिकरण आपको समझाना है और प्रकृति का मानवीकरण। अब देखो मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को ऐसे समझाऊंगा कि अगर ये आपका 3 मार्क्स में यहाँ पे पूछा गया है ना, अगर 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी आ जाएगा तो भी अगर आप जिस तरीके से भी समझाऊंगा वैसे लिखोगे पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम बात करेंगे मनुष्य के प्रकृतिकरण की, फिर प्रकृति के मानवीकरण। देखो मनुष्य के प्रकृतिकरण और प्रकृति के मानवीकरण। मनुष्यों का प्रकृतिकरण यह प्राकृतिक पर्यावरण और मनुष्यों के बीच बातचीत के शुरुआती चरणों के संदर्भित करता है, जहां मनुष्य प्रकृति के निर्देशों के अनुकूल होते हैं। अर्थात ये वह प्रथा थी, ये वह प्रक्रिया थी जब जो मनुष्य जो है वो प्रकृति के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के आधार पे चला करता। ठीक है, यह बहुत निम्न स्तर की प्रौद्योगिकी और सामाजिक विकास को स्थिर करता है। अर्थात ये जो है मनुष्यों का प्राकृतिकरण, इसमें क्या होता है, सिंपल सा सामाजिक और जो प्रौद्योगिक विकास है वो बहुत कम होता है, बहुत निम्न होता है, क्योंकि लोग औद्योगिक और टेक्नोलॉजी के बारे में जानते ही नहीं थे। इसमें क्या होता है कि प्राकृतिक जो है वो मनुष्य प्रकृति की सुनते हैं, अर्थात इसमें मनुष्य प्रकृति की सुनते हैं, उसकी प्रचंडता, उसके क्रोध से डरते हैं और प्रकृति की पूजा किया करते हैं। इसीलिए मानव का हो जाता है प्रकृतिकरण। देन प्रकृति की मनुष्य पर प्रत्यक्ष निर्भरता, अर्थात मनुष्य जो अपने खाने के लिए, अपने रोजमर्रा के जीवन जीने के लिए जो साधन है, उन सभी के लिए पूर्ण रूप से किस पर निर्भर होता है, प्रकृति पर। प्राकृतिक मानवों के लिए भौतिक वातावरण मात्र प्रकृति बना जाता है। अर्थात प्राकृतिक मानवों के लिए जो लोग प्रकृति पर निर्भर हैं, उन सभी के लिए वातावरण, खान पान, संसाधन, इवन हर एक चीज, ये सब किससे प्राप्त करते हैं, प्रकृति से, पेड़ पौधों से। तो ये होता है मनुष्य का प्रकृतिकरण, अर्थात मनुष्य क्या पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर हो जाना एवं प्रकृति के दिशा निर्देशों का पालन करके अपने जीवन को चलाना, उससे प्राप्त कंदमूल, फल फूल, संसाधन, उनका उपयोग करना, ये सारी चीज। ठीक इसके उलट हो जाता है प्रकृति का मानवीकरण, अर्थात अब जो है वो क्या होता है कि प्रकृति जो है उस पर मानव ने विजय प्राप्त कर लिया। तो इसमें क्या होता है, यह प्रकृति की शक्तियों और प्रकृति को समझने वाले मनुष्य के बीच बातचीत के संदर्भ को समझाता है। अर्थात अब क्या होता है कि प्रकृति और मानव, इनके बीच में एक संबंध स्थापित हो जाता है। अब अर्थात क्या होता है कि बेसिकली जो मनुष्य है वो इजीली तरीके से प्रकृति पर अपनी विजय प्राप्त कर लेता है। यह कुशल प्रौद्योगिकी के विकास और बेहतर सामाजिक संस्कृतियों के संबंध को यहाँ पे इंगित करता है। अर्थात मनुष्य जो है वो धीरे धीरे प्रौद्योगिक विकास करने लगता है और अच्छे सामाजिक सांस्कृतिक विकास में सहायक बनने लगता है। मनुष्य आवश्यकता की स्थिति से स्वतंत्रता की स्थिति की तरफ बढ़ता है। अर्थात पहले मनुष्य प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन अब वो प्रकृति पर निर्भर ना रह के स्वतंत्र हो चुका है। अब अपने अनुसार प्रकृति को ढाल सकता है, वो अपने लिए अधिक अवसर पैदा कर सकता है और पर्यावरण के लिए जो विभिन्न संसाधन है उनका उपयोग करता है। मनुष्य जो है वो प्रकृति का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि मानवीय गतिविधियों के छापों को दिखाते हुए प्रकृतिकरण का मानवीकरण हो जाए। अर्थात मनुष्य जो है वो प्रकृति का बेसिकली उपयोग करने लगते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। ठीक है, तो अब अगर ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में भी आएगा तो जो यहाँ पे मैंने आपको समझाया है बस इन्हीं 5 पॉइंट को लिख देना, पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। और 3 नंबर में आप 4 लिख दोगे तो भी 3 मिल जाएंगे, 3 लिखोगे तो भी 3 मिल जाएंगे। तो मनुष्य का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण क्या है, आई होप आप इजीली समझ गए। नाउ अब यहाँ पे आता है इसी में अथवा में क्वेश्चन। अथवा में क्वेश्चन क्या है, मानव भूगोल के अध्ययन के दृष्टिकोण के समय में, मतलब दृष्टिकोण जो है उस समय के साथ साथ यहाँ पे बदल है मानव भूगोल के अध्ययन। तो हमें इन विचारधाराओं ने मानव भूगोल के अध्ययन के दृष्टिकोण को कैसे बदला, अर्थात मानव भूगोल के संदर्भ में जो दृष्टिकोण समय के साथ बदल रहे हैं वो कैसे बदले हैं, इसे हमें समझाना। कैसे बदले हैं भाई, आइए समझते हैं। बहुत छोटा सा आंसर है, मानव भूगोल के अध्ययन के दृष्टिकोण में समय के साथ विकास आता है। इन विचारधाराओं ने मानव के अध्ययन को दृष्टिकोण को कैसे बदला है। पहला पॉइंट, मानव भूगोल में कल्याण
या फिर मानवतावादी विचारधारा मुख्य रूप से लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है। इनमें आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे पहलू शामिल, यानी कि पहला जो इसमें पॉइंट आता है वो है कल्याण या फिर मानवतावादी विचारधारा। बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें लोग जो है, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बेसिकली जो ज्योग्राफर्स हैं, भूगोलवेत्ता है, इनका कहना ये है कि मुख्य रूप से ये जो भूगोल की विचारधारा है, मानवतावादी विचारधारा, ये लोगों के सामाजिक विकास कल्याण के जो विभिन्न पहलू हैं उनसे संबंधित होती है, जैसे कि आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा। दूसरी, इसमें कुछ भूगोलवेत्ताओं ने इसे स्नातक कोर के पाठ्यक्रम में सामाजिक कल्याण के भूगोल के रूप में पहले ही एक पेपर पेश किया, अर्थात भूगोलवेत्ताओं ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के संबंध में एक रिपोर्ट यहाँ पे पेश की है पहले ही कि सामाजिक कल्याण के संबंध में भूगोल एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वहीं इसकी एक सोच आ जाती है कट्टरपंथियों की, कट्टरपंथी विरोध विचारधारा। ये क्या करती है, ये कहती है गरीबी, अभाव, सामाजिक असमानता के मूल कारण की व्याख्या करने के लिए मार्क्सवादी सिद्धांत को नियोजित किया। अर्थात एक तरफ तो क्या है, एक तरफ तो वो विचारधारा है जो कल्याण और मानवतावादी विचारधारा को संबोधित कर रही है, दूसरी विचारधारा मार्क्सवादी जो कट्टरपंथी है और ये कहती है कि इस मानव भूगोल की वजह से गरीबी आ रही है, अभाव बढ़ रहा है, सामाजिक असमानता बढ़ती जा रही है। समकालीन सामाजिक समस्याएं जो हैं उनका सबसे अहम कारण है पूंजीवाद। बिहेवियर स्कूल ऑफ थिंक, इसने जीवित अनुभव पर और जातीयता, नस्ल और धर्म आदि के आधार पर सामाजिक श्रेणियों द्वारा अंतरिक्ष की धारणा पर बहुत जोर दिया है। अर्थात मानव भूगोल के संदर्भ में जो विचारधाराएं बदल रही हैं, पहले विचारधारा थी कल्याण और मानवतावादी विचारधारा की, कि ये बेसिकली लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है। ठीक है, इस संबंध में दूसरी विचारधारा आई मार्क्सवादी, ये कहती है कि भूगोल जो है वो गरीबी, अभाव, सामाजिक असमानता के संबंध को यहाँ पे दर्शाता है और समकालीन जो भी समस्याएं हैं वो पूंजीवाद का कारण बन रही है। फिर यहाँ पे बिहेवियर स्कूल ऑफ द थिंक, इसने एक नई जीवित और जातीयता के आधार पे, नस्ल, धर्म के आधार पे एक सामाजिक श्रेणी के द्वारा अंतरिक्ष की धारणा पर बहुत जोर यहाँ पे दिया है। तो ये क्वेश्चन है हमारे हिंदी में, मनुष्य का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, इस तरीके से आप समझेंगे। देन सेकंड, मानव भूगोल के अध्ययन के दृष्टिकोण में समय के साथ बदलाव आया है, विकसित हो रहे हैं, और किस तरीके का दृष्टिकोण है इजीली आप यहाँ पे समझ सकते हो। ये रहे पॉइंट्स। नाउ अब समझो इसे इंग्लिश में। इंग्लिश में है हाउ इज नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। तो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, इसमें आप पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, सी, डी एंड ई ये लिखो। देन फिर हम लिखेंगे ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। तो पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर हमारा बी, देन पॉइंट नंबर सी, ठीक है, और डी एंड ई। तो ये आप लिखोगे किस संबंध में, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमंस ऑफ नेचर। सभी पॉइंट को आप दोबारा से इजीली देख लो, मैं थोड़ा सा साइड में हट जाता हूं ताकि आपको दिखाई दे जाए एक बार। ठीक है, ये पॉइंट आप यहाँ पे इजीली समझ सकते हो। आप सेकंड क्वेश्चन देख लो, क्या है कि अप्रोचेस द स्टडी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी आर इवॉल्विंग ओवर टाइम, these ideologies have changed with approach to study of the human beings। तो सबसे पहले वेलफेयर ह्यूमन स्कूल इस संबंध में, देन जो मार्क्सियन थ्योरी है इसके बारे में, बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट इस तरीके से। अब यहाँ पे आता है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। भारत में सबसे प्रभावी और उन्नत व्यक्तिगत संचार प्रणाली है, बिल्कुल है। कोई तीन विशेषताएं हमें समझानी। तो वे कौन सी तीन विशेषताएं हैं जो भारत में सबसे प्रभावी और उन्नत व्यक्तिगत संचार प्रणाली को समझाती हैं। तो सबसे पहले, इंटरनेट भारत में सबसे प्रभावी और उन्नत व्यक्तिगत संचार प्रणाली यहाँ पे बनी हुई है, क्योंकि इंटरनेट की वजह से आज करोड़ों की संख्या में, इवन जितनी संख्या वर्तमान में 7.5 बिलियन, इसमें से तकरीबन 4 से 5 बिलियन, ऐसा एक अप्रोक्सीमेट है कि इतने लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है, एक संचार प्रणाली को दर्शाता है। इसमें उपयोगकर्ता जो है, इसको उपयोग करने वाला, अच्छा क्या करेंगे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे इजीली तब तक यहां से आप पढ़ लो, मैं जब तक ऊपर हिंदी में समझा रहा हूं। इस संचार प्रणाली को उपयोग करने वालों को ज्ञान, सूचना के बारे में सीधी पहुंच प्राप्त करने में ये सक्षम होते हैं, यानी कि आसानी से
ज्ञान, शब्द, सूचना हर जगह से प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी और डेटा यहाँ पे इकट्ठा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी एक संचार का बहुत बड़ा माध्यम है, क्योंकि YouTube के जरिए मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश के संदर्भ में वीडियो बना के आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो ये मेरे द्वारा किए गए संचार से आपको लाभ हुआ है आपकी पढ़ाई में, इससे आपकी पढ़ाई अच्छी हुई है और मुझे मेरा समझाने के तरीके में फायदा हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारी चीजें जो है ना इस संचार प्रणाली में बहुत अच्छी हो रही है और यहाँ पे कम लागत पर जानकारी प्राप्त हो रही है। आप जो YouTube पे वीडियोस देखते हैं, आप इवन इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हैं, आप ये जो पढ़ रहे हैं, कोई कॉस्ट नहीं है आपके लिए, बस जस्ट आपको ब्राउज करना है और जो आपको अच्छा लगे उससे देख लो, सिंपल सा है। तो ये यहाँ पे बहुत कम लागत में हो जाता है। इसका उपयोग हम ई कॉमर्स फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए, इवन रिचार्ज, पेमेंट, टिकट बुकिंग, एयर, होटल, even all of the things doing with the online bookings can be done by this internet facility। तो ये सारी चीजों ने पैसे के लेन देन को आसान बना दिया है। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। भारत में प्रभावी और उन्नत व्यक्तिगत संचार प्रणाली की कोई 3 विशेषता। तो इजीली तरीके से आप ये हिंदी में समझ लिए। इंग्लिश में देखेंगे, इंडिकेट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड एडवांस्ड पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो ये सारी चीजें आप यहां से जो पॉइंट्स हैं हमारे A, B, C, D एंड E, ये आप इजीली यहाँ पे लिख सकते हो। तो आशा करता हूं सेक्शन नंबर B कंप्लीट आपको समझ में आ गया। अराउंड हमारे 47 से 48 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस बीच हमने क्या किया है, जो हमारा सेक्शन नंबर B था, ठीक है, यहां से आप देख सकते हो सेक्शन नंबर B। इस सेक्शन नंबर बी के जितने भी क्वेश्चन आंसर थे बहुत अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए और हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे समझाया गया है। आशा करता हूं कि जो भी मैंने आपको यहाँ पे समझाया है हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना, अपना फीडबैक भी शेयर करना कि सर आपने जो भी समझाया है बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ में भी आ गया। ठीक है, चलिए अगले सेक्शन की शुरुआत करते हैं। सेक्शन नंबर C। बेसिकली 5-5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे होने वाले हैं और हमें यहाँ पे अगर जहां तक मुझे याद है 1 या 2 क्वेश्चन में चॉइस भी देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 24 से 28, 24, 5, 6, 7, 8। चलिए शुरुआत करते हैं। बेसिकली देखो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 24, गहन निर्वाह कृषि की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। विश्व के किन भागों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो बेसिकली देखो गहन निर्वाह कृषि की जो विशेषता है, इसकी विशेषता निर्भर करती है इसके प्रकार पर, अर्थात गहन निर्वाह कृषि की विशेषताएं इसके प्रकार पर निर्भर करती हैं। कौन कौन से प्रकार? 2 प्रकार की होती है। एक होती है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, अर्थात जिसमें मुख्य फसल चावल। दूसरी कृषि होती है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, यानी कि जिसमें चावल के अलावा अन्य कृषि की जाए। तो जो चावल से संबंधित गहन निर्वाह कृषि, इसे समझो। तो सिंपल सी बात है भाई, इसमें जो फसल है वो कौन सी होगी? प्रमुख चावल। एक पॉइंट। दूसरा, इसमें जो खेत होते हैं, जो उनका आकार होता है, जो साइज होता है, वो अधिक जनसंख्या घनत्व की वजह से काफी कम होने लगता है। ठीक है। दूसरा, इसमें कृषि कार्य में कृषि का पूरा परिवार इसमें लगा हुआ होता है। और बात करें इसमें श्रम की, तो इसमें बेसिकली अत्यधिक मानव श्रम उच्च होता है। ठीक है। यंत्र इसमें बहुत कम, इसमें मशीनों का उपयोग बहुत कम होता है, मानवीय श्रम इसमें अधिक होता है। इसीलिए भूमि का इसमें गहन उपयोग किया जाता है। यहाँ पे उपजाऊपन बनाए रखने के लिए, यानी कि मिट्टी में उर्वरता बनाए रखने के लिए किसके चीज का उपयोग किया जाता है? तो पशुओं की गोबर एवं खाद और हरी भरी जो खाद है उसका भी, और जो रसायन होते हैं उनका भी उपयोग किया जाता है। यहाँ पर प्रति इकाई उत्पादन बहुत अधिक होता है, परंतु प्रति कृषक उत्पादन, अर्थात प्रति एक इकाई में, मान लेते ये इस एरिया के टोटल जो है वो ये 5 भाग है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भाग मान लिए। अब इन 7 भागों में जो भी फसल उत्पादन हुई है वो प्रति इस इकाई के माध्यम से बहुत है, लेकिन अब हर एक फैमिली में अगर 10 लोग रहते हैं और किसी में 15 है, किसी में 20 है, तो ऐसे में इकाई तो ठीक है, उत्पादन ठीक है, लेकिन एक परिवार के लिए तो उत्पादन पूरा नहीं हुआ ना। ये चीज यहाँ पे बताइए। तो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि में क्या होता है? प्रमुख फसल चावल होती है। खेतों का आकार जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से छोटा होता है और इसमें कृषि करने वाला जो किसान है उसके साथ पूरा परिवार इस कार्य में लगा हुआ होता है।
इसमें भूमि का गहन उपयोग होता है और जो मशीन है उनका बहुत कम उपयोग किया जाता है, बल्कि जो मानव श्रम है वो ज्यादा इसमें किया जाता है। उपजाऊपन बनाए रखने के लिए पशुओं की गोबर एवं खाद का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है, कृषक उत्पादन कम होता है। नाउ चावल रहित गहन निर्वाह कृषि अर्थात चावल के अलावा, तो बेसिकली ऐसी कृषि जो है वो मानसून एशिया के अनेक भागों में उच्चावच, जलवायु, मृदा, अन्य भौगोलिक कारकों की भिन्नता के कारण इस कारण धान की फसल उगाना संभव नहीं है। अर्थात ये जो चावल रहित गहन निर्वाह कृषि है, ये बेसिकली जो मानसून एशिया के अनेक भाग हैं जहां पर उच्चावच अर्थात जो भूमि है वो उबड़ खाबड़ है, पर्वतीय पहाड़ है, मैदानी इलाके हैं, इस तरीके से मृदा एवं अन्य जो भौगोलिक कार्य इसकी वजह से वहां पे ये धान की खेती नहीं की जा सकती, चावल की खेती नहीं की जा सकती। उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया एवं जापान, यहाँ पर धान की खेती नहीं की जा सकती, चावल की खेती नहीं की जा सकती, इसलिए यहाँ पर गेहूं, सोयाबीन एवं सूर्यमुखी की खेती की जाती है। भारत में सिंध गंगा के ऐसे मैदान है जहाँ पे सिंध और गंगा के ऐसे मैदान जो पश्चिमी भाग में गेहूं और दक्षिण भाग में शुष्क प्रदेश है, तो यहाँ पे ज्वार बाजरा मुख्यतः उगाया जाता है। कृषि की अधिकतर विशेषताएं वही हैं जो चावल प्रधान है। अर्थात देखो, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि में भी आप चाहो तो कृषि की वे विशेषताएं जो चावल प्रधान में, बस आपको क्या करना है, कौन कौन सी चीजें छोड़ देनी है, जो मुख्य फसल है इसे आप छोड़ देना, बाकी आप चाहे तो सारी इसमें भी लिख सकते हो। केवल अंतर सिर्फ इतना है, इसमें सिंचाई की जाती है, अर्थात इसमें सिंचाई अलग से करनी पड़ती है, उसमें कई बार वर्षा से भी हो जाती है, कई बार नदी के आसपास के एरिया से। तो चावल रहित गहन निर्वाह कृषि की विशेषताएं किस एरिया में की जाती है और चावल से संबंधित जो गहन निर्वाह कृषि है, आई होप आप समझ गए। तो 24 क्वेश्चन आई होप इजीली समझ में आया होगा। अभी कम से कम 20 मिनट और लगेंगे, तो ध्यान से समझना सारी चीजों। 24 को इंग्लिश में देखेंगे। डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर इन विच पार्ट ऑफ वर्ल्ड दिस और टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिसाइड। तो कौन सा पार्ट वर्ल्ड में ज्यादातर होता है, तो वो है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। तो सबसे पहले राइस बेस्ड इंटेंसिव सब्सटेंसेस एग्रीकल्चर एंड इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर विदाउट राइस, तो ये जो है वो ज्यादातर प्रेडिक्ट किया जाता है वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज इन इंडिया, सॉरी इंडिया नहीं, इन वर्ल्ड बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 24 हमारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 में बहुत ही एक तरीके से हम कह सकते हैं कॉमन क्वेश्चन है जिसे आप इजीली भी लिख सकते हो। भारत एवं ऐसे जो विकासशील देश हैं, इन देशों में मलिन बस्तियां अर्थात जो बस्तियां गंदी हैं, यहाँ पे कूड़ा करकट सफाई स्वच्छता नहीं होती, और शहरी अपशिष्ट यानी कि शहरी कूड़े कचरे का जो निपटान है वो एक बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आया। तो इस संबंध में हमें चर्चा करनी है, चलिए चर्चा करते हैं भाई। तो वर्तमान समय में भारत में नगरीय जो अपशिष्ट निपटान है ये एक गंभीर समस्या बन गया है। क्यों बन गया? सबसे पहले समझो संबंधों के बारे में। अक्सर जितने भी नगरीय क्षेत्र होते हैं, जितने भी शहरी क्षेत्र होते हैं, ये अधिक भीड़भाड़ वाले इलाके होते हैं और यहाँ पे जनसंख्या अधिक तेजी से बढ़ रही होती है, और इसी जनसंख्या के बढ़ने की वजह से यहाँ पर साफ सफाई जो है वो काफी खराब होती है और वायु भी ज्यादा अधिक प्रदूषित हो जाती है। तो ये एक शहरी निपटान के संबंध में कारण हमारे सामने उभर के आता है। नगरीय क्षेत्रों के आसपास औद्योगिक इकाइयों के संकेंद्रण और औद्योगिक अपशिष्ट में यहाँ पे वृद्धि होने लगती है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु आदि महानगरों में ठोस अपशिष्ट के 90% को एकत्रित करके उसका निपटान किया जाता है। बेसिकली देखो, ये 2 पॉइंट हमें क्या समझा रहे हैं कि निपटान कैसे एक समस्या है, और फिर इसको निपटान के लिए जो भी कचरा है, जो भी कूड़ा करकट है, जो भी गंदगी है, अस्वच्छता है, उसके निपटान संबंध में मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु ऐसे जितने भी महानगर हैं वहां पे साफ सफाई का ध्यान रखते हुए लगभग जो भी कूड़ा कचरा गंदगी होती है उसे 90% ये लोग निपटान कर देते हैं, उसका रिसाइकल कर देते हैं, उसे मतलब बेसिकली उसे खत्म कर देते हैं। लेकिन भारत में ऐसे कई देश के शहर हैं, कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर 30 से 50% भी कचरा बिना एकत्र किए छोड़ दिया जाता है, अर्थात लोग सड़कों पर ही कचरा फेंक देते हैं, कई सारे पार्क से उन पे कचरा फेंक देते हैं। तो इससे क्या होता है, वहां पे कूड़े की वजह से गंदगी फैल जाती है, बीमारियां फैलती हैं। तो ये एक कूड़ा जो फैलने की जो क्रिया है ना, ये बहुत बड़े
तौर पे पर्यावरण को हानि पहुंचाती है। अब जो कूड़ा फैला है ये हमें गलियों में, घरों के पीछे, खुली जगहों पर और जमीनों, इन सभी पर इकट्ठा हुआ देखने को मिलता है, जिसके कारण कई सारी स्वास्थ्य संबंधी जोखिम, स्वास्थ्य संबंधी जो बीमारियां हैं वो हमारे सामने उत्पन्न हो जाती हैं। इवन इन अपशिष्टों के समाधान के रूप में उपचारित कर इनका ऊर्जा पैदा करने व कंपोस्ट खाद बनाने में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अर्थात जिस तरह से मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु ऐसे महानगरों में 90% को एकत्र कर लिया जाता है कूड़े। अब इस एकत्र किए हुए कूड़े को हमें क्या करना चाहिए? ऊर्जा पैदा करने के लिए या फिर कंपोस्ट, इट मीन्स की खाद बनाने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। और दूसरा, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है आप उसे बंद कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ अनौपचारिक अपशिष्ट धीरे धीरे सड़ जाते हैं और वातावरण विषाक्त गैस छोड़ते हैं, जिससे मीथेन गैस। अर्थात कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि बेसिकली मिट्टी में अगर मिल जाएं तो कई टाइम तक वो उस मिट्टी में रहने की वजह से इस तरीके से सड़ते हैं कि वो कुछ ऐसी विषैली गैसें छोड़ते हैं जो कि हमारे पर्यावरण और व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत खतरा पैदा कर सकते हैं, लाइक मीथेन गैस। अंततः आज भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान, नगरीय संबंधी स्वच्छता, गंदगी, ये सभी एक गंभीर समस्या है जिसे रोका जाना लगभग असंभव लग रहा है। बट अगर यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट इस संबंध में कोई कदम उठाती है तो इजीली इसको रोका जा सकता है। तो भारत जैसे विकासशील देशों में मलिन और शहरी अपशिष्ट निपटान की समस्याओं पर चर्चा कीजिए। आई होप बहुत अच्छे तरीके से आप एक क्वेश्चन के आंसर को समझ गए। डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स एंड अर्बन बेस्ड डिस्पोजल इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। तो ये सभी पॉइंट्स आप इस संबंध में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। आशा करता हूं 24 या 25 अभी देख लेंगे जो भी है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 26। दो क्वेश्चन हमारे यहाँ पे। पहला क्वेश्चन क्या है? मानव विकास के संदर्भ में खुशासन और जन्मोन्मुखी नीतियों ने किस प्रकार स्वतंत्रता और क्षमताओं को मूल्यों में बढ़ावा दिया। अर्थात बेसिकली हमें सिंपल सा आंसर इतना बताना है कि मानव विकास के संदर्भ में जो इसके स्तंभ है उसे मैं थोड़ा सा अपने नजरिए से यहाँ पे बता, ठीक है। तो बेसिकली देखो, जिस प्रकार कोई भी भवन स्तंभ के द्वारा समर्थित होती है, स्तंभ के द्वारा बनती है, उसी प्रकार मानव विकास के विचार को समानता, स्थिरता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की अवधारणाओं के द्वारा उसे बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले आती है हिस्सेदारी अर्थात समता। तो समाज में सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराओ, ये उस संदर्भ में है। ये लोगों के लिए जो अवसर है एक तो समान रूप से करवाओ, और जो उपलब्ध अवसर हो चुके हैं उनमें किसी भी आधार पर कोई भेदभाव ना हो और ये सभी जगह पर समान रूप से मिलने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी देश में यह देखना दिलचस्प होगा जैसे स्कूल छोड़ने वालों में सबसे अधिक जो बच्चे हैं वो किस समूह से हैं। इसके बाद इस तरह व्यवहार करने के कारण की समझदारी समझनी चाहिए। भारत में बड़ी संख्या में महिलाएं, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूह के लिए लोग स्कूल छोड़ देते हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के लोग स्कूल छुड़वा देते हैं बेसिकली। इससे पता चलता है कि ज्ञान का पहुंच ना होने के समूह विकल्प सीमित हो जाते हैं। अर्थात बेसिकली हिस्सेदारी और समता का यहाँ पे संबंध इतना है, मुझे सुनो इसे आप भूलो। इसका मतलब इतना है सिंपल सा, समाज में जो भी अवसर हैं उसे पहले तो सभी लोगों तक पहुंचाओ। अगर वो योग्यता रखते हैं तो किसी भी आधार पर भेदभाव ना करके उन्हें इस अवसर को प्राप्त करने की अनुमति है। साथ ही साथ एक शहर में ये देखा जाना दिलचस्प है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी स्कूल में अगर किसी एक पर्टिकुलर समुदाय को, किसी पर्टिकुलर समुदाय, जाति, धर्म, लिंग आधार पर अगर उन्हें हटाया गया, उन्हें स्कूल में नहीं आने दिया, पढ़ाई छुड़वा दी गई है, तो इसका कारण क्या है और वो कौन से समुदाय हैं? क्योंकि जो शिक्षा है वो पूरी तरीके से नहीं पहुंची, यानी कि समता पूरी तरीके से नहीं पहुंची। तो भारत के संदर्भ में जब स्वतंत्रता और क्षमताओं के मूल्यों के बढ़ावा की बात देते हैं तो इसमें समानता एक बहुत बड़ा यहाँ पे कारण आती है। सेकंड, वहीनियता अर्थात यहाँ पे कह सकते हो सतत पोषणीयता। जो भी हमारे सामने संसाधन है, जो भी हमारे सामने उपलब्ध है, वो हमारे लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, भविष्य के लिए बहुत ज्यादा एक निर्णय लेने वाली है। अर्थात उनका उपयोग जैसा हम करेंगे
वैसा हम पर और हमारे आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। अर्थात हमें अपने जो संसाधन हैं उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम दुरुपयोग करेंगे तो आने वाली हमारी पीढ़ी के लिए संसाधन बचेंगे ही नहीं। यदि कोई समुदाय अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने पर महत्व नहीं देता है, फॉर एग्जाम्पल कोई समुदाय क्या है वो कहता है कि मैं अपने घर की लड़कियों को स्कूल नहीं भेजूंगा, तो इन युवा महिलाओं के जब वे बड़े हो जाएंगे तो वो बहुत सारे अवसरों को खो देंगी। बस वो एक कहावत है ना कि आप शादी के बाद सीधा चौला चूका, इस तरीके की एक कहावत है कि घर में काम करने के लिए तुम लोग बने हो, ऐसी कहावत। ये एक बहुत घटिया सोच है समाज की, ठीक है ना। ये यहाँ पे दर्शाता है उदाहरण, ठीक है। ये जहां पर भी सतत पोषण के संबंध में जो संसाधन, जो अवसर है, अगर वो उपलब्ध नहीं होंगे, इवन अगर हम उन्हें संचित नहीं करेंगे, अपने आप को शिक्षित नहीं करेंगे, तो हमारे आने वाली पीढ़ी पर बहुत इसका गहरा और नकारात्मक प्रभाव। उत्पादकता, उत्पादकता अर्थ है मानव श्रम उत्पादकता या फिर मानव कार्य के संदर्भ में, अर्थात मानव के द्वारा किया गया श्रम, की गई जो मेहनत, लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके एक उत्पादकता में वृद्धि लाना। जैसे कि ये लोग राष्ट्र की वास्तविक संपत्ति होते हैं, जो कि ज्ञान को बढ़ाने के लिए, उस देश के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए, लोगों को प्रदान करने के लिए और देश में नीतियां बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो लोगों के द्वारा किया गया श्रम उस देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए, उस देश के आने वाले भविष्य के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर आता है सशक्तिकरण। इसका अर्थ यह है चुनाव करने की शक्ति होना, अर्थात व्यक्ति को कौन सा संसाधन अपनाना चाहिए, कौन से निर्णय लेने चाहिए, इस संबंध में से चुनाव करने का अधिकार होना चाहिए। ऐसी शक्ति बड़ी स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। लोगों को सशक्त बनाने, सुशासन और जन्मोन्मुखी नीतियों की आवश्यकता है। समाज और आर्थिक रूप से वंचित समूहों में सशक्तिकरण का विशेष महत्व होता है। अर्थात चुनाव करने की शक्ति के संदर्भ में जो आर्थिक रूप से वंचित समुदाय हैं उनके लिए एक अहम विकल्प निकल कर आता है। तो मानव विकास के संदर्भ में स्वतंत्रता और जो नीतियां होती हैं उस संबंध में स्वतंत्रता और क्षमताओं के लिए हिस्सेदारी यानी कि समता, वहनीयता यानी कि सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण, ये किस तरीके से संबंध है आप यहाँ पे समझिए। अब सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकंड है मानव विकास को मापने के तरीकों में लगातार नए सिरे से परिभाषित किया जाता है। अर्थात मानव विकास को मापने के जो तरीके हैं उसमें अलग अलग टाइम पे बेसिकली परिवर्तन आता रहता है। तो मानव विकास में प्राप्तियों और कमी की ओर ध्यान रखते हुए, अर्थात मानव विकास को कैसे प्राप्त किया जाता है, उसमें क्या कमियां हो सकती हैं, तो इस संबंध में हमें ये बताना है कि तरीके समय समय में बदलते रहे हैं। आइए समझते हैं। तो बेसिकली देखो, मानव विकास को मापने के तरीके हमें लगातार परस्पर बदले जा रहे हैं और मानव विकास के विभिन्न तत्वों को मापने के नए तरीकों का शोध किया जा रहा है। कौन कौन से? ये पॉइंट है हमारे टोटल। पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट क्या कहता है? राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक और सबसे भ्रष्ट देशों की सूची के बारे में चर्चा। अर्थात जो शोधकर्ता है वो ये देखते हैं कि शोधकर्ताओं ने किसी विशेष क्षेत्र में वो क्या देखते हैं, अगर वहां पे मानव विकास कम है तो सिंपल सी बात है भ्रष्टाचार का स्तर वहां पे क्या है, और राजनीतिक जो स्वतंत्रता है वो लोगों को कितनी मिली हुई है, इस संबंध में वो एक सूची बनाते हैं। मानव विकास सूचकांक मानव विकास की उपलब्धियों को मापता है। अर्थात मानव विकास सूचकांक क्या करता है? मानव विकास की जो उपलब्धियां हैं, उसके पास कैसे संसाधन है, क्या आय है उसकी, कितनी भूमि है, इन सभी चीजों को ये मापता है। ये दर्शाता है कि मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में उसने क्या हासिल किया है। फिर भी यह सबसे विश्वसनीय उपाय नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह वितरण के बारे में कुछ नहीं बता सकता। अर्थात एक तो यहाँ पे क्या कहते हैं जो नए शोधकर्ता है वो ये कहते हैं कि मानव विकास का स्तर उस देश में कम होगा जहाँ पे भ्रष्टाचार अधिक होगा और जहाँ पे राजनीतिक स्वतंत्रता लोगों को नहीं मिली होगी। जहाँ भ्रष्टाचार कम होगा, लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता मिली होगी, मानव विकास वहां पे अच्छा होगा। मानव विकास जिस तरीके से मानवीय सूचकांक मानव विकास को मापता है उस संदर्भ में ये हालांकि कुछ पहलुओं का तो वर्णन करता है, लेकिन किस तरीके का वितरण है मैं ये नहीं बताता है, तो ये एक गलत अवधारणा हो जाती है इस संबंध में। मानव जो है मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक से संबंधित, अर्थात मानव गरीबी जो है, मानव गरीबी सूचकांक
मानव विकास सूचकांक से, अर्थात मानव विकास का सूचकांक मानव की गरीबी, व्यक्ति की गरीबी के संबंध में है। यह सूचकांक मानव विकास की जो कमी है इसको मापता है। उसके पास कैसी आय है, क्या जमीन है और आय का उसका स्रोत क्या है, ये सारी चीजें इसमें दर्शाई जाती हैं। लगभग 40 वर्ष की आयु तक जीवित ना रहने की संभावना, वयस्क निरक्षरता का डर, स्वच्छता, जल तक पहुंच ना पाने वाले लोगों की स्वच्छ जल तक पहुंच ना हो पाने वाले लोगों की संख्या और कम वजन वाले छोटे बच्चों की संख्या सभी मानव विकास में कमी दिखाने के लिए ध्यान में रखे जाते हैं। अर्थात मानव विकास सूचकांक जो है वो गरीबी के संबंध में क्या देखता है, 40 वर्ष की आयु तक लोग जीवित रहते हैं या नहीं, साक्षरता अच्छी है या नहीं है, जल तक लोगों की पहुंच अच्छी है या नहीं है, कम वजन अधिक वजन वाले लोग कम है या ज्यादा है। ये सारी चीजें किसी क्षेत्र में उस मानव विकास सूचकांक को बेसिकली क्या करते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं, क्या कहते हैं, जल्दी बताओ क्या कह सकते हैं, प्रदर्शित करता है। अक्सर मानव गरीबी सूचकांक जो है वो मानव विकास के सूचकांक की अधिक खुलासा करता है। अर्थात मानव गरीबी का जो सूचकांक है जिसमें मानव की गरीबी के संदर्भ है, ये सारे पॉइंट जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर किए जाते हैं। ये सारे मानव विकास की सूचकांक को और अधिक छोटे छोटे पहलू में तोड़ के हमें समझा। मानव विकास के इन दोनों उपायों को एक साथ देखने से किसी देश में मानव विकास की स्थिति सटीक चित्रित मिलती है। अर्थात ये जो हमारा क्वेश्चन है, मानव विकास को मापने के तरीके में लगातार नए सिरे से परिभाषित किया जाता है। पहला तरीका क्या था, मानव विकास सूचकांक, जिसमें एक व्यक्ति, एक देश के आय स्रोत, वितरण, जनसंख्या, सारी चीजों को इसमें देखा जाता है। दूसरा यहाँ पे नई विचारधारा आई, गरीबी मानव विकास सूचकांक। तो गरीबी मानव विकास सूचकांक और जो मानव विकास सूचकांक है, जब ये दोनों आपस में मिलके एक सटीक वर्णन करेंगे, सटीक माप करेंगे, तब कोई देश किसी देश का सही रूप में आप व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 के दोनों ही पार्ट ये आपको समझ में आ गए। अब इसी तरीके से इंग्लिश में देख सकते हो आप, हाउ हैव गुड गवर्नेंस एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज विद रेफरेंस टू पेयर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्रीज द वैल्यूज ऑफ फ्रीडम एंड कैपेबिलिटीज। तो सबसे पहले आप इक्विटी के बारे में बताओगे, इसका एक एग्जांपल, देन सस्टेनेबिलिटी, एंड इसका एक एग्जांपल प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। तो इन सभी पॉइंट्स को आप इजीली इस क्वेश्चन के आंसर में बताओगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड है द वेज टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट आर कॉन्स्टेंटली बीइंग रेक्टिफाइड, evaluate this statement keeping in mind the attainments and shortfall in human development। इस क्वेश्चन के आंसर में आप कौन कौन से पॉइंट लिखोगे, that is the all points you have to write in your answer sheet when you are giving your exams। now ये पॉइंट्स हैं आपके यहाँ पे, इजीली आप इन्हें रीड आउट कर सकते हो for pausing this video right away। now उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 27। विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में विकसित और विकासशील देशों में सेवा क्षेत्र जो है वो अधिक तेजी से वृद्धि कर रहा है। औचित्य सिद्ध करें और उपयुक्त उदाहरण दीजिए। तो बेसिकली में क्या बताना है, विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में, अर्थात सेकेंडरी एक्टिविटीज की तुलना में जो हमारा विकसित और विकासशील देश है, यहाँ पे सेवा क्षेत्र जो चतुर्थ क्षेत्र है वो तेजी से बढ़ रहा है। कैसे, देखो, विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में विकसित और विकासशील देशों में सेवा क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। आज अधिकांश जो लोग हैं वो सेवा कर्मी क्षेत्र में लगे हुए हैं, सेवाएं समाजों में वर्तमान में उपलब्ध है। बात करें सेवा जो क्षेत्र है ये विभिन्न देशों में किस तरीके का है, तो सबसे पहले पॉइंट देखेंगे इसकी स्थिति के बारे में। अधिक विकासशील देशों में जो कर्मी हैं, अर्थात जो लोग कार्य करते हैं, वो अधिकतर लोगों का कार्य करने वाला जो एक समूह है वो इसमें कार्य करता है सेवा क्षेत्र में। जबकि ये विकसित देशों की बात हो रही है, जो आज भी विकसित देश है उसमें अभी तकरीबन 10% से कम लोग ही इसमें कार्य करते हैं। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 70% लोग। यानी कि ये जो पहला पॉइंट है ये हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि जितने भी विकसित देश है उसमें लगभग 90% लोग जो है वो सेवा क्षेत्र में काम कर रहे हैं,
क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरे देश को जोड़ने के लिए आय, हर एक चीज में संबंधों को अच्छा बनाने के लिए, व्यापार, सब चीज में अहम उपयोग देता है। वहीं जो अल्प विकसित देश हैं, जो विकासशील देश हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ 10% जनसंख्या ही लगी है इस कार्य में और 75% अमेरिकन। नाउ इसमें ये आखिर बढ़ कैसे रहा है? तो इसके बढ़ने में यहाँ पे सबसे पहले तो हमने स्थिति देख ली। सेकंड है आधुनिक मशीनें तथा रोजगार, अर्थात इस सेवा क्षेत्र में आज अत्यधिक परिष्कृत मशीनें लाइक कंप्यूटर, विभिन्न प्रकार की जो नई नई मशीनें हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, इन सभी के बढ़ने की वजह से सेवा क्षेत्र और ज्यादा बढ़ रहा है। अब जैसे जैसे कोई क्षेत्र विकसित होता है तो सिंपल सी बात है, उस क्षेत्र में लोग रोजगार की तलाश में निकलते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है। इवन आप देखोगे कि जो टूरिज्म क्षेत्र है, ये टूरिज्म क्षेत्र बहुत मात्रा में एक देश की जो जीडीपी है, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सकल घरेलू उत्पाद, उसको भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। आगे है विशेष श्रम। बेसिकली ये जो सेवा क्षेत्र है, इसमें अधिकांश निर्माण जो है वो कंपनियों को गैर प्रत्यक्ष उत्पादन क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों की आवश्यकता होती है। अर्थात इसमें क्या होता है, हालांकि इसमें उत्पादन नहीं होता किसी भी चीज का, एक तरह से हम ये कह सकते हैं सेवा क्षेत्र में जो भी उत्पादन है, अगर सबसे पहले तो उसमें उत्पादन बहुत कम होता है, इसमें सेवाएं दी जाती हैं। सेवाएं नॉर्मली रूप में भी हो सकती हैं या फिर किसी उत्पाद के रूप में। तो इन सेवाओं के लिए हमें विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रबंधन की, किसी विज्ञापन वाले की, किसी एक अच्छे व्यापारी की, एक कानूनी विशेषज्ञ की, वित्तीय विशेषज्ञ, ये सभी जो है प्रत्यक्ष उत्पादन नियोजित लोगों की तुलना में अधिक होती है। अर्थात इस क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में हमें अतिरिक्त जो विशेषज्ञ लोग हैं इसकी आवश्यकता पड़ती है। महिलाओं का योगदान, आजकल आपने देखा होगा, एक कहावत है कि आजकल महिलाएं भी पुरुष से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रही, तो वही चीज क्षेत्र में बताई गई है कि अधिक से अधिक महिलाएं भी इस क्षेत्र में रोजगार में तलाश कर रही हैं और इसमें कार्य करके अपना नाम भी कमा रही हैं। जो विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में बेहतर काम यहाँ पे मिलता है, बेहतर सेवा करने का मौका मिलता है, इवन अच्छा आय का स्रोत भी मिलता है महिलाओं को और उन्हें बहुत अच्छी परिस्थितियां मिलती है जैसे कि निर्माण उद्योग में नहीं होती। कई अन्य कारण हैं इसके विकास होने के, जैसे कि आय के बढ़ने के साथ साथ लोगों की जो चिकित्सा सुविधाएं हैं ये बढ़ने लगती हैं, लोग मनोरंजित होते हैं, आतिथ्य उद्योग है और पर्यटन उद्योग है, यात्रा और पर्यटन आदि, ये ऐसी सेवाओं के लोग अत्यधिक मांग करते हैं। तो इन सेवाओं के विकास के संदर्भ में अत्यधिक मशीनों का उपयोग किया जाता है, विशेषज्ञों का उपयोग किया जाता है, तो इस वजह से ये क्षेत्र अधिक तेजी से विकसित हो रहा है। यह बात बहुत अच्छी है कि इन उद्योगों के माध्यम से लोगों को रोजगार भी मिलता है। उदाहरण के लिए यदि पर्यटन बढ़ता है तो आतिथ्य यानी कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, इवन ट्रेड, इवन शॉपिंग, इवन जो भी ऐतिहासिक स्मारक होते हैं, इनकी आय बढ़ जाती है। सकल घरेलू में अहम उत्पादक भूमिका, सेवा क्षेत्र वृद्धि जीडीपी में वृद्धि का एक संकेत देती है। अगर किसी एरिया का, किसी एक कंट्री का, उसका जो टूरिज्म एरिया है, ठीक है, सेवा क्षेत्र अगर वो बढ़ा हुआ होगा, लाइक यहाँ पे बात करते हैं दुबई की, यहाँ पे बात करते हैं हम फॉर एग्जांपल दुबई हो गया और भी कई देशेस हैं, तो इनका मेन जो देश के जीडीपी का मूल हिस्सा है वो तेल के बाद दूसरे नंबर पे आता है टूरिज्म। यहाँ पे सिंगापुर, मलेशिया, इवन ऐसे कई वर्ल्ड लार्जेस्ट टूरिज्म अट्रैक्शन प्लेसेस जो इस समय बहुत ज्यादा उस देश के जीडीपी को प्रभावित करते हैं। तो आपने समझ लिया इस क्वेश्चन का आंसर इजीली तरीके से कि विनिर्माण क्षेत्रों की तुलना में विकसित हो या विकासशील देश हो, दोनों में ही सेवा क्षेत्र क्यों तेजी से बढ़ रहा है। तो सबसे पहले इसकी स्थिति क्या है, आधुनिक मशीन और रोजगार का इसमें उपयोग किया जाता है, विशेषज्ञ श्रम की हमें इसमें आवश्यकता पड़ती है, महिलाओं का योगदान इसमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, कई अन्य कारण भी हैं और लोगों को रोजगार मिलता है, सकल घरेलू उत्पाद में इसकी अहम भूमिका। देन नाउ इंग्लिश में, जस्टिफाई द ट्रिमेंडस ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज देन द मैन्युफैक्चर सेक्टर, एक्सप्लेन गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम बताएंगे इसके स्टेटस के बाद, सेकंड मॉडर्न मशीन्स एंड जॉब्स, इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है, देन स्पेशलिस्ट लेबर, उसके बाद
contribution of women in this area, in this particular country, other activities, and then important role to gross domestic goods या फिर सिस्टम बेस। यहाँ पे 27 समझ में आ गया। अब एक 5 मार्क्स से आखिरी क्वेश्चन है, फिर मैप वाले आएंगे। तो भारतीय किसानों के सामने कृषि में आने वाले कोई 5 समस्या। देखो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि एक एक करके, अगर मैं 3-3 मार्क्स में अलग से पूछा जाए तो भी आपको वो जो मैं समझाऊंगा वो लिख दोगे, पूरे 3-3 मार्क्स मिल जाएंगे। और ऐसे भी समझाऊंगा वो लिखोगे, उसमें से इवन 30 से 40% लिख दोगे तो भी आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। भारतीय किसानों के सामने कृषि के संबंध में 5 समस्या। तो बेसिकली देखो, कृषि जो है वो पारिस्थितिक तथा विभिन्न प्रदेशों के ऐतिहासिक अनुभवों और इसके अनुसार भारतीय कृषि की समस्याओं पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं। सबसे पहली देखो यहाँ पे समस्या है अनियमित मानसून पर निर्भर। बेसिकली भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां पर अत्यधिक लोग कृषि कार्य में लगे हुए होते हैं और भारत में कृषि क्षेत्र का लगभग 1/3 हिस्सा जो है वो सिंचित है, केवल 1/3। बाकी का जो 60 से 70% एरिया है वो पूरा का पूरा वर्षा पर निर्भर है, जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण है। दक्षिण पश्चिम मानसून जब आता है तो फसल अच्छी हो जाती है, अगर नहीं आता है तो फसल खराब हो जाती है। और कई बार मानसून तेजी से आता है तो बाढ़ भी आ जाती है, कई बार मानसून नहीं आता है तो सूखा पड़ जाता है। तो इसीलिए फसल उत्पादन में, कृषि उत्पादन में मानसून एक अहम भूमिका निभाता है। कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण, अर्थात जिस तरीके से जो भूमि संसाधन है अत्यधिक रसायन के उपयोग की वजह से, भूमि प्रदूषण की वजह से, इवन जो भी और भी सारी चीजें हैं, मृदा अपरदन है, इन सभी की वजह से भूमि का निम्नीकरण होते जा रहा है, भूमि की उपजाऊपन क्षमता कम होती चली जा रही है। इसकी वजह से एक गंभीर समस्या ये हो गई है कि इसमें मृदा उर्वरता अर्थात उपजाऊपन क्षमता खत्म होने की वजह से अब इसमें उत्पादन कम हो रहा है, उत्पादन इवन बहुत कम हो पा रहा है, जिसकी वजह से खाद्यान्न संकट उमड़ रहा है। अब ये क्षेत्र जो है वो कई बार अगर यहाँ पे सिंचित भी नहीं है तो सिंपल सी बात है इसमें नमी कम हो जाती है। कृषि भूमि का एक बड़ा भाग जल क्रांत था, अर्थात बहुत बड़े भाग पर अब रोड, मकान, उद्योग ये सारे बनाए जा रहे हैं। इसकी वजह से खेत अब बंजर हो गए हैं। ठीक, थर्ड यहाँ पे है निम्न उत्पादकता का मतलब क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा भारत में फसलों का उत्पादन, जितना उत्पादन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता है फसलों का, उतना उत्पादन भारत में नहीं होता। भारत में अधिकतर हम देखते हैं कौन सी फसलें होती हैं, तो चावल, गेहूं, कपास, तिलहन ये सभी होती हैं। वहीं अमेरिका और जापान ये कम है, अर्थात अमेरिका, जापान, रूस इन सभी से भारत में ये फसल उत्पादन बहुत कम है। ऐसा किस लिए है? ऐसा इसलिए है क्योंकि भू संसाधनों पर अधिकतर दबाव अंतरराष्ट्रीय स्तर की तुलना में भारत में श्रम उत्पादकता भी बहुत कम है। अर्थात भारत में निम्न उत्पादकता क्यों है? तो सबसे पहले निम्न उत्पादकता इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जितने भी भू संसाधन है उस पर क्या है, दबाव अधिक है, जनसंख्या बहुत अधिक है और संसाधन कम है। यहाँ पे श्रम उत्पादकता, श्रम जो है वो हालांकि हमारे पास है तो बहुत, लेकिन एक ऐसा श्रम, ऐसा मेहनत करने वाला किसान जो कि अपने फसल को और ज्यादा बढ़ाए वो कम है। ठीक है, भारत में मुख्यतः चावल, गेहूं, कपास, तिलहन ये फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन इन फसलों का जो एक मात्रा होती है, जो एक लिमिट होती है, वो जापान, अमेरिका, रूस इनसे बहुत कम है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्पादकता निम्न है। वित्तीय संस्थानों की बाध्यता एवं ऋणग्रस्तता, अर्थात आधुनिक कृषि जो की जाती है उसमें बहुत ज्यादा लागत लगती है। तो इस संबंध में जितने भी सीमांत छोटे मोटे और बड़े किसान जो होते हैं ये सिंचाई नहीं कर पाते हैं, अच्छे बीज नहीं ला पाते, अच्छी खाद नहीं ला पाते हैं, इसीलिए ये कृषि में उत्पादन के संबंध में अपना जो योगदान है वो नहीं दे पाते। भूमि सुधारों की कमी, बेसिकली भूमि के असमान वितरण की वजह से भारतीय किसान लंबे समय इस समस्या से जूझते आ रहे हैं। लाइक अंग्रेजी शासन में कई राजस्व प्रणालियां थी, आपने पॉलिटिकल के चैप्टर में पढ़ा होगा, मालवाड़ी, रैयतवाड़ी, जमींदारी, तो ऐसी बहुत सारी यहाँ पे जो व्यवस्था थी भूराज प्रणाली की, ये प्रथाएं किसानों का शोषण कर रही थी और इसलिए उत्पादकता जो थी वो सही नहीं हो पा रही थी। और वर्तमान में जब इन भूमि सुधारों को मिलाकर एक साथ करने की बात की जा रही थी तो ये भी पूरी तरीके से सफल नहीं हो पा रही। तो इस तरह से हम ये समझ गए हैं अच्छे तरीके से कि भारतीय किसानों के सामने
कृषि के संबंध में आने वाली 5 से कौन सी मुख्य समस्याएं हैं? तो अनियमित मानसून पर निर्भरता है, कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण होता जा रहा है, निम्न उत्पादकता बढ़ती जा रही है, वित्तीय संसाधनों की बाधाएं हैं, ऋणग्रस्तता है और भूमि सुधारों की यहाँ पे कमी हो रही है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। देन इसमें अथवा में सेकंड क्वेश्चन समझिए, भारत के लिए नमी के मुख्य स्रोतों के आधार पर भारतीय परिदृश्य में खेती के प्रकारों का विश्लेषण कीजिए। अर्थात हमें भारत में फसल जो है उसके नमी के स्रोत के आधार पर हमें समझाना है खेती के प्रकार। तो आइए समझते हैं। देखो, हमारे देश में बेसिकली आंतरिक भागों में 3 प्रकार की प्रमुख फसलें होती हैं। कौन सी? एक खरीफ, रबी और जायद। अब इन फसलों में नमी यानी कि आर्द्रता के उपलब्ध स्रोत के आधार पर 2 भागों में से बांटते हैं। एक होती है सिंचित, जिससे सिंचाई की जा सकती है, एक होती है वर्षा, जो कि वर्षा पर निर्भर हो। तो सबसे पहले बात करेंगे सिंचित की। तो अब ये सिंचित होती है तो बेसिकली इस सिंचित कृषि में क्या होता है, सिंचाई का मतलब इसमें कृषि सिंचाई के द्वारा की जाती है। अब इस सिंचित कृषि में 2 तरह की कृषि इसमें डिवाइड हो जाती है, एक जो रक्षित है, एक जो उत्पादित है। अब क्या है रक्षित, क्या है उत्पादित? तो रक्षित सिंचाई का मुख्य उद्देश्य होता है आर्द्रता की कमी के कारण, नमी की कमी के कारण फसलों को नष्ट से होने से बचाना। अर्थात सिंचाई की कमी के कारण फसलों के नष्ट होने से बचाना, जिसका अभिप्राय यह है कि वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी को सिंचाई के द्वारा जो है पूरा किया जाए। इस प्रकार की सिंचाई का एक उद्देश्य होता है अधिकतम क्षेत्र को पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध करवाना, रक्षित। फिर आती है उत्पादक। उत्पादक इसमें क्या होती है, इसमें बेसिकली जो उत्पादक सिंचाई, इसका उद्देश्य मुख्य फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध करा के अधिकतम उत्पादन करना है। उत्पादक सिंचाई में जल निवेश की मात्रा रक्षित सिंचाई की अपेक्षा अधिक होती है। बेसिकली देखो, सिंचित कृषि क्या है, इसमें सिंचाई की जाती है पूर्ण रूप से, ठीक है, लेकिन 2 तरीके की होती है। एक होती है रक्षित, ये क्या करती है, ऐसे क्षेत्र जहां पे सिंचाई की आवश्यकता है और जिससे उत्पादन ठीक किया जा सकता है, तो उन क्षेत्रों में ये की जाती है। और जो उत्पादक सिंचाई है, ये क्या होती है, जहां पे सिंचाई की आवश्यकता इतनी ज्यादा है कि अगर हम यहाँ पे सिंचाई अधिक करेंगे तो हमारी फसल और ज्यादा बढ़ेगी, और इसमें सिंचाई भी तेजी से और अधिक मात्रा में की जाती है। तो इसे उत्पादक यानी कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए, रक्षित यानी कि कृषि फसल को रक्षित करने के लिए, उसको पूर्णतः सफल बनाने के लिए। तो ये तो हो गई सिंचित। ठीक इसी तरीके से है वर्षा निर्भर, लेकिन ये किस पर है, वर्षा पर निर्भर। तो आर्द्रता के आधार पर इसे 2 वर्गों में बांटते हैं, एक शुष्क भूमि, एक आर्द्र। तो ये दोनों किस पर निर्भर होती है, वर्षा पर, मानसून पर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं भारत में शुष्क भूमि खेती की। तो बेसिकली यह उन प्रदेशों में की जाती है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर होती है। इन क्षेत्रों में शुष्कता में रहने वाली फसलें जैसे कि रागी, बाजरा, मूंग, चना, ग्वार, ये फसलें उगाई जाती हैं। इन क्षेत्रों में आर्द्रता संरक्षण, वर्षा जल के प्रयोग के अनेक विधियां अपनाई जाती हैं। अर्थात ये जो शुष्क भूमि कृषि है, ये उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पे वर्षा कितनी होती है, 75 सेंटीमीटर से भी कम, इवन बहुत कम वर्षा होती है। और यहाँ पे अगर कई बार वर्षा हो भी जाए तो उस वर्षा के पानी का प्रयोग कैसे किया जाए सिंचाई में, उसके लिए विधियां अपनाई जाती हैं। अब इन क्षेत्रों में रागी, ग्वार, मूंग, चना, इन तरह की फसलें उगाई जाती हैं। दूसरी है आर्द्र भूमि कृषि। इस आर्द्र भूमि कृषि में क्या होता है, यह बेसिकली वर्षा ऋतु के अंतर्गत, जब वर्षा ऋतु आती है, मानसून ऋतु आती है, उस संबंध में होती है और इसमें अधिक सिंचाई की बात होती है, यानी कि वर्षा के समय। ये प्रदेश बाढ़ और मृदा अपरदन का सामना करते हैं, क्योंकि वर्षा कभी भी एक नॉर्मल मात्रा में तो होती नहीं है, कम ज्यादा, तो ये मृदा अपरदन भी होता है, इससे फसल नष्ट हो जाती है। कई बार बाढ़ का भी सामना करना पड़ता है, पूरा का पूरा एरिया ही खत्म हो जाता है। इन क्षेत्रों में वे फसलें उगाई जाती हैं जिन्हें पानी की अधिकतम जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल धान यानी कि चावल, जूट, गन्ना, ये ऐसे, या फिर हम कह सकते हैं ऐसी कृषि जो ताजे जल से की जाती हो, ये कृषि यहाँ पे की जाती है, इसलिए इसे जल कृषि भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि आर्द्रता के प्रमुख उपलब्ध स्रोत के आधार पर सिंचित कृषि जो है वो 2 भागों में, मतलब 2 भाग के होते हैं इसके, एक सिंचाई और एक वर्षा। सिंचित कृषि 2 भागों में होती है, रक्षित यानी कि फसल को बचाने के लिए, उत्पादक फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए। वर्षा निर्भर अर्थात एक वो है जो वर्षा के कम पर निर्भर है,
और दूसरी वो है जो वर्षा के ज्यादा पर निर्भर है, जिसमें अधिक जल उपयोग किया। अब इसी क्वेश्चन का आंसर समझिए इंग्लिश में। एनालाइज एनी 5 प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडियन फार्मर्स इन एग्रीकल्चर। कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ती है इंडियन फार्मर्स को एग्रीकल्चर में। डिपेंडेंसी ऑन इरेगुलर मानसून, फर्स्ट पॉइंट हमारा। सेकंड, डिग्रेडेशन ऑफ कैलकुलेटिव लैंड, एंड देन लो प्रोडक्टिविटी, एंड देन डी है फाइनेंशियल रिसोर्सेज कॉन्टेस्ट एंड सेल्फ indebtedness, and then lack of land reforms। ये पॉइंट आप बताओगे। देन ऑन द बेसिस ऑफ द मेन सोर्स ऑफ moisture for crops, analyze the types framing in the Indian scenario। तो चलिए इंडियन सिनेरियो के अकॉर्डिंग इसे हम डिस्कस करें। तो ऑन द बेस ऑफ मेजर वैल्यू सोर्स ऑफ मॉइस्चर दैट इज इरिगेटेड एग्रीकल्चर, एंड इरिगेटेड के बाद रेनफेड एग्रीकल्चर। इन सभी पॉइंट्स को इजीली आप यहां से रीड आउट कर सकते हो। ठीक है गाइस, यहाँ पे 1.5 घंटा हो गया हमारा, लेकिन मैं आशा करता हूं कि जो क्वेश्चन मैंने समझाया है ना आपको, हर एक क्वेश्चन दिमाग में छप गया होगा आपके आसानी से। ठीक है, टाइम जरूर गया आपका 1.5 घंटे का, लेकिन समझ में आया होगा आसानी से, है ना। अभी मैप भी देखेंगे तो बड़ा मजा आएगा, ध्यान से। रेनिफाइड एग्रीकल्चर की क्या क्या विशेषताएं हैं, इजीली आप यहां से समझ सकते। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मैं बात करूं आपसे, कहां गया हमारा क्वेश्चन नंबर, सेक्शन नंबर सी। ठीक है, तो सेक्शन नंबर सी में 24 से लेकर 28 तक 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे कर लिए हैं डिस्कस, और आई होप हर क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आ गया। अब चलते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, जो कि है मैप बेस्ड। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30। तो मैं आपको ऑफिशियल आपका क्वेश्चन पेपर एक बार दिखाता हूं। यहाँ पे ये रहा हमारा ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा मैप बेस्ड क्वेश्चन है 29 वर्ल्ड मैप के संबंध में है। फिर ये हमारा दे रखा है यहाँ पे इंडिया मैप के संबंध में, और ये है मैप। तो अब इसी को हिंदी और इंग्लिश में हम समझेंगे। मैंने क्वेश्चन के साथ में आंसर भी लिखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं। तो जो मैप है हमारा, इस मैप में देखो ये साइन जो दिए गए हैं, A, B, C, D, E, F, G, H भी है क्या कहीं? नहीं। टोटल कितने हैं? 7 है। इन 7 में से इन 5 के नाम हमें बताने अकॉर्डिंग टू जो हमें जानकारी दी गई है। तो जानकारी में सबसे पहला A जो है वो एक शिपिंग नहर है। तो A जो है वो शिपिंग नहर कहाँ पे है? ये वाली है। अब इस नहर का नाम क्या है? तो इस नहर का नाम है पनामा नहर। कौन सी नहर है? पनामा नहर। सेकंड, एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बी है, इस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का क्या नाम है? फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डा। क्या नाम है? फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डा। अब थर्ड क्या है? सी एक बंदरगाह है। तो सी एक बंदरगाह है, देखते हैं कहां पे भाई, ये रहा। तो सी जो बंदरगाह है इसका नाम क्या है? इस बंदर का नाम है हांगकांग बंदरगाह की हांगकांग पोर्ट। अब डी पार्ट क्या कहता है? डी कहता है एक वाणिज्यिक व्यापक वाणिज्य अनाज की खेती का एक क्षेत्र। तो यहाँ पे देखते हैं डी कहाँ, ये रहा। तो ऑस्ट्रेलिया में संबंधित है। ये क्या है? ये है डाउन्स, खेती का क्षेत्र है, अनाज कृषि का डाउन्स। एक खानाबदोश पशुपालन क्षेत्र। तो खानाबदोश पशुपालन क्षेत्र ये है उप सहारा मरुस्थल। ठीक। देन दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सिंपल सी बात है, कौन सा है? इट मींस की ब्राजील। देन यहाँ पे सबसे आखिरी है एक प्रमुख बंदरगाह, जो कौन सा है? सिडनी। कहां पे है? ये रहा, ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख बंदरगाह सिडनी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये सारी चीजें समझ गए, जो भी आपको इंडिकेट करने को यहाँ पे दिया गया था। ए जो है एक शिपिंग नहर है, जो कि कौन सी है? पनाम नहर। मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश में मैप दिखा देता हूँ, ये रहा। ठीक है, ये क्या है? ये जो यहाँ पे दी हुई है ये पनाम नहर है। एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये क्या है? बेसिकली एक कौन सा हवाई अड्डा है? फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डा। सी एक अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? हांगकांग बंदरगाह है ये। ठीक है, उसके बाद एक वाणिज्यिक अनाज खेती का क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया में, ये कौन सा है? डाउन्स है। और एक खानाबदोश पशुपालन उपसारा मरुस्थल क्षेत्र है,
तो वो कौन सा है, ये ई है। देन दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा एक देश है ब्राजील, वो कहाँ पे है, ये है। एंड देन एक बंदरगाह है, तो वो कौन सा बंदरगाह है, ये है सिडनी पोर्ट। तो वर्ल्ड मैप कंप्लीट हो गया। अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे वो भी इजीली आंसर में देखो हिंदी में समझाई दिए, और मैप में तो कोई हिंदी इंग्लिश का कोई यहाँ पे कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। नाम ही तो है, एक शिपिंग कैनल है और नाम है कैनल, एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एंड इंटरनेशनल शिपोर्ट है, एंड एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रैंड फेमिंग है, डाउन्स है, नोमैडिक हेडिंग एरिया है, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका, अ मेजर सी पोर्ट सिडनी पोर्ट है, इस तरीके। तो ये पॉइंट है, आज इजीली इंग्लिश में समझ सकते हो। अब जो ये आंसर मैंने आपको यहाँ पे दिए है ना, ये जितने भी पॉइंट है, सेम यही क्वेश्चन जो दृष्टि वाले बच्चे उनके लिए भी है, ठीक है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आंसर मैंने आपको ABCD करके सारे बताए हैं सीक्वल वाइज, वो सभी के सभी इसके आंसर हैं, ठीक है। यानी कि जो आंसर आप मैप में भरोगे वो सेम आंसर विजुअल इंपैरिटी बच्चों के लिए यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। एंड देन इंग्लिश के लिए भी सेम। अब यहाँ पे हम देखो जो आपका वर्ल्ड का मैप है, वर्ल्ड का तो हो गया। अब हम इंडिया के मैप को यहाँ पे एक बार कंसीडर करेंगे। तो इंडिया के मैप को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ये। अब इंडिया के मैप पे हमें जानकारी भरनी है। तो सबसे पहले देखो हमें भरना है भारत के पश्चिमी तट पर सबसे उत्तरी बंदरगाह। तो सबसे उत्तरी बंदरगाह हम देखते हैं तो कहाँ पे है, तो उत्तरी बंदरगाह कहाँ पर है सबसे पश्चिमी तट पर, तो वो है इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में। और ये एरिया कौन सा है, ये है कांडला एरिया, गुजरात का कांडला। सेकंड है राजस्थान की एक तांबे की खान। तो राजस्थान की एक तांबे की खान कहाँ है, वो है यहाँ पे इस एरिया में, हरियाणा और जो राजस्थान है इसके ठीक बॉर्डर पे है ये। देन बिहार में स्थित एक बाजार आधारित रेल रिफाइनरी। तो बाजार आधारित रेल रिफाइनरी कहाँ पे है, वो है इस एरिया में, यहाँ पर, ठीक है। एक मिनट रुको, मैं ना सीधा सीधा आंसर आपको जो मैप वाला ना जिसमें अंकित कर रखा है यही बता देता हूँ, देख लो। ये क्या है, एक सेकेंड, कहाँ गया हमारा मैप, ये रहा हमारा मैप। इसको हटाते हैं, दोबारा समझते हैं। देखो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित जो बंदरगाह है वो हमारा यहाँ एरिया पे है, और एरिया को क्या नाम दिया गया है, कांडला दिया गया। राजस्थान की एक जो लंबे तांबे की खान है वो कौन सी है, राजस्थान में कौन सी यहाँ पे तांबे की खान है बेसिकली, वो है खेतड़ी। देन यहाँ पे देखते हैं थर्ड, बिहार में स्थित एक बाजार आधारित तेल रिफाइनरी है, उस तेल रिफाइनरी का नाम क्या है, बरौनी, ठीक है। उसके पश्चात सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, ये तो सभी को ही पता होगा कौन सा है यहाँ पे, डी अरुणाचल प्रदेश, इस एरिया में, ठीक है, यहां पर। देन यहाँ पे आ जाता है सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य। तो सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है, कर्नाटक। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो, ठीक है ना, ये वाला जो आप देख रहे हो, ये वाला राज्य, ये क्या है, ये है कर्नाटक। देन केरल का एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो केरल का एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, यहाँ पे है तिरुवनंतपुरम में। और तिरुवनंतपुरम में कहां पे है, ये जो सबसे नीचे का एरिया है ना आपका, ये वाला एरिया, ये जो आप देख रहे हो, एक सेकेंड, ये वाला एरिया यहाँ पे है तिरुवनंतपुरम, ठीक है, ये है। देन सबसे आखिरी आ जाता है इसमें, कहाँ चला गया, अरे खोया मत कर यार, आजा। हाँ ये रहा, सबसे आखिरी है शहरीकरण के उच्चतम स्तर वाला राज्य। तो सिंपल सी बात है, कौन सा है यहाँ पे, गोवा। और गोवा कहाँ पे, ये रहा, कहाँ पे है, ये रहा गोवा, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन। तो आपको समझ में आ गया, कांडला इस एरिया में है, कहाँ पे, इस एरिया में है, खेतड़ी इस एरिया में है, बरौनी इस एरिया में है, और अरुणाचल प्रदेश ये है, कर्नाटक ये है हमारा, और तिरुवनंतपुरम ये है, और गोवा यहाँ पर है। तो इस तरीके से आप इसे इजीली यहाँ से समझ सकते हैं। अब जो क्वेश्चन यहाँ पे आपने समझे हैं, ये ठीक क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, ठीक है। जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं सेम क्वेश्चन दृष्टिबाधित बच्चों के लिए भी है, ठीक है। और इसी तरीके से आप इजीली यहाँ पे इस इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। तो ये चीज आपको अच्छे से कंप्लीटली समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से आज का हमारा जो टॉपिक था, कौन सा, ज्योग्राफी का सैंपल क्वेश्चन पेपर, आई होप बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। हर एक क्वेश्चन का आंसर, इवन हिंदी इवन इंग्लिश,
दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है और आशा करता हूं हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। गाइस, इतनी मेहनत के बाद मैं सिर्फ आपसे 2 से 3 चीजें कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाइक करो और हमारा मोटिवेशन बढ़ाओ। और अगर आपको वाकई में वीडियो अच्छा लगा हो, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया हो, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है, ताकि वो भी इस क्वेश्चन पेपर को इजीली समझ सकें। और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। कोई भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है, इससे आप फॉलो कर लेना और आप इजीली हमें मैसेज कर सकते हो। जैसे ही मैं टाइम मिलेगा आपको अपने सवाल का जवाब दे दिया जाए। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए रोजाना लाते रहते हैं और आगे भी लाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहीं पे हम वीडियो को बिल्कुल करते हैं एंड। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।